अमित शाह ने एक बयान दिया है, ये लोग अंबेडकर 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 करना एक फैशन बना दिया हुआ है। इतना भगवान को याद करते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। मैं कह रहा हूँ कि संविधान में मनुस्मृति को हिलाना, बार बार मनुवाद मनुवाद बोलना और मनु का एक अक्षर बिना पढ़े लिखे। बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कल ही एक क्लिप सामने आ रही थी कि बच्चों पे इतनी कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। और संस्कृत ही भाषा है जिसका कि साउथ हो नॉर्थ हो सब जगह इक्वली पढ़ाई है और लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट की, तो उनके प्रपोजल को तो ठुकरा दिया उस समय। हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे आग लगवाई थी और कोई कहते हैं 3 महीने तक वो चलती रही थी, कोई 6 महीने कहते हैं। आपको लगता है अगर वहाँ पे आग नहीं लगाई जाती तो हम अभी विश्व गुरु बन वो चुके? तो थे ही, इसमें क्या डाउट क्या है। अनटचेबल होते तो भगवान राम निषाद जी को तो कम से कम गले नहीं लगाते। भारत ऋषियों का देश है और भारत में एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा गया है जो केवल भारत के लिखा गया, पूरी दुनिया के लिए लिखा कि गया। सुधीर चौधरी ने एक शो किया था जिसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि जेएनयू को चलाने में जितनी कॉस्टिंग आती है उसकी जगह अगर मॉल हो तो उससे इकोनॉमी को ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं इससे 100% असहमत हूँ। प्रणाम, नमस्कार, सिमनिया पहलाग। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद खास मेहमान जो संस्कृत और इंडिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, ऑथर हैं एन नंबर ऑफ बुक्स के और जिनके सानिध्य में 90 या एक शतक ही समझ लीजिए पीएचडीज और एमफिल्स हुई हैं। मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सर के लिए गुरु वंदना करना चाहूँगी। ना गुरोरधिकं तत्त्वं ना गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा अवसर बनाया है। सर ये जैसे गार्गी की हम बात कर रहे थे, मैत्री की बात कर रहे थे, तो मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में सब मिथिला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसी ऐसी विदुषी वहाँ पे हुई हैं। आज की अगर हम बात करें तो बिहार में जो विमेन का लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 51% है। हाँ। वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति क्यों है सर? लड़कियों को क्यों मतलब बाहर जाके पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जहाँ से ऐसी ऐसी विदुषी महिलाएं निकली हैं? विदुषी महिला ही नहीं है, वहाँ याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो मिथिला में वो रचा गया। याज्ञवल्क्य कहाँ के थे? मिथिला के थे। अब आप समझ लीजिए कि जिस जगह पे मैं भारत की तो छोड़िए, मैं आपको कह रहा हूँ आप कोई भी रिसर्च कर ले, दुनिया में ये पहली बार ऐसा हुआ जहां स्त्री का अधिकार सुनिश्चित कर दिया गया। वहां बता दिया गया कि प्रॉपर्टी में ये शेयर होगा, यहाँ बता दिया गया कि आप विवाह करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। आप यदि किसी रूप में यदि आप उस स्त्री से अलग होते हैं तो उसका आपको शेयर देना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी में भागीदारी होगी। समझ रहे हैं ना? और ये जितने स्त्री धन की बात की है, सारी धन की बात की है, सबका जहाँ प्रावधान किया गया है। और जो बाद में हिंदू मैरिज एक्ट आया जो 1955 में, 55 में जी, उसमें भी जो बेस है ना, जो हिंदू से रिलेटेड जितनी चीजें ली गई है उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति की मिताक्षरा टीका है, विज्ञानेश्वर की है, उस पे कमेंट्री है, इसी को बेस बनाया गया है संविधान में। मैं कह रहा हूं कि उस जगह के लोग, उस स्टेट के लोग, जिसने एक सर्वे अभी कोई बता रहा था कि सर्वे में ये पाया गया कि जो मिथिला का जो नॉलेज ट्रेडिशन है और मिथिला की जो संस्कृति है वो दिया है कि दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट संस्कृति में आती, और इतना ही इंटेलिजेंस। आप समझ लीजिए कि जिस समय हमारे देश पे आक्रमण हो रहे थे उस समय वहां आर्टिफिशियल लैंग्वेज डेवलप कर दिया। कोई दुनिया में आज सोचेगा ना आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है, 10th सेंचुरी में मिथिला में आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्रिएट कर दिया जिसका नाम नभिनय लैंग्वेज है। समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे जीनियस की जगह में एजुकेशन को किससे जोड़ दिया पता है? कोई जाति से जोड़ दिया। कोई ये लड़की है, कोई ये लड़का है, इससे जोड़ दिया।
और वो व्यक्ति सब स्टेटमेंट आपको देता मिलेगा जिसको भू स्पर्श नहीं है, जिसने इस बुक का कवर पेज नहीं देखा होगा। वो शिक्षा पे अपना दर्शन देता रहता है, और उसका वो भी जो आप जितना परसेंटेज कह रही है ना, वो परसेंटेज वोट बैंक के कारण इतना हो चुका होगा, नहीं तो उस भूमि में कोई अशिक्षित होता। आप समझ लीजिए, मैं तो अपने बारे में कहता हूं कि उसी अशिक्षा का परिणाम था कि मैं दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि हमारे सामने 2 साल के बाद तो एग्जाम होता था, और रिजल्ट आते आते जैसे 86 के आप बैच के हैं तो 88 में एग्जाम होगा और 90 में रिजल्ट आएगा। आप समझ रहे हैं ना, हम उस दौर से गुजरे हुए, तो उसमें जितनी शिक्षा की परसेंटेज है वही काफी है। समझ गए कि नहीं? तो आप वो मिथिला की परंपरा या वो जो है कि दुनिया के लोग अचंभित हैं कि ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कहीं। आप सीता जी की पर्सनैलिटी को तो आप जानते हैं, उसी भूमि की हैं जी बिल्कुल। और सीता जी को भारत की जो आदर्श स्त्री है उसमें सीता जी का स्थान है। तो वो कितनी क्वालिफाइड थी आप समझ लीजिए, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि क्या पर्सनैलिटी रही होंगी। अब वहां पे लड़की का परसेंटेज बता रहे हैं कि इतने परसेंटेज शिक्षित है, बाकी अशिक्षित है। तो ये तो क्या बताऊं, इसके बारे में शब्द क्या कहें। दुख तब होता है जब कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास स्टेट को लीड करने लगता है और वो एजुकेशन पे अपनी फिलॉसफी देता है। वो भी बोलता है कि एजुकेशन ये चीज है। आप समझ रहे हैं ना, और उसके हाथ में स्टेट का बागडोर है, कोई सिग्नेचर नहीं कर रहा है तो वो चीफ मिनिस्टर है। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जब नेतृत्व होंगे तो जितना परसेंटेज कह रही है वो ज्यादा है। फिर वो कैसे हो गया इतना परसेंटेज? ये वहाँ की लड़कियां जुझारू हैं, इसीलिए वो किसी भी हालत में पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँच गई। तो सर जैसे बिहार को एजुकेशन का इतना गढ़ माना गया है, वहाँ पे अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हर पेपर लीक हो रहा है। बच्चे नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कल ही एक क्लिप सामने आ रही थी कि बच्चों पे इतनी कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। और आईपीएस से जब पूछा गया तो वो कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो उन्होंने पूरा उसको झूठ बना दिया है, जो भी क्लिप्स उसकी वायरल हुई है। तो ऐसा क्यों है सर? मतलब ये स्थिति कैसे बनी? देखिए, मैं तो अपने अनुभव से यही कहूँगा कि सबसे पहले कोई भी स्टेट हो, सेंट्रल एजेंसी हो, आप योग्य व्यक्ति को ही वहाँ बैठाएं और जिसका कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी एग्जामिन्ड है, आप उसी को बिठाएं। आप कहीं भी भाई भतीजाबाद यदि करेंगे तो क्वेश्चन लीक होगा। मैं तो जेएनयू में इतने वर्षों से हूँ और बहुत सारे मैंने देखे हैं एग्जाम होते हुए। जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत हॉट एग्जाम होता है। लोग एडमिशन के लिए कितने कैंडिडेट वहाँ आते हैं, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा क्वेश्चन लीक होते हुए। तो जेएनयू में इतने एग्जाम हुए, क्यों नहीं आज तक क्वेश्चन लीक हुए हैं? इसलिए नहीं लीक होते क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन के हाथ में रहता था। अब तो खैर नहीं होता है, और जब गया है दूसरी जगह तो फिर लीक शुरू हो गया। तो कोई भी एजेंसी हो, पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है वो हमारे देश का बैकबोन है। हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक अवसर प्रदान करता है, और उसमें हम सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को इन ना करने दें जो उसकी सीक्रेसी को भंग करे। पहला ये है, मूल विषय ये है कि वो नौबत क्यों आई कि आपको पानी छोड़ना पड़ा या लाठी चार्ज करनी पड़ी। आप वो आने क्यों दिए नौबत? और हम देख रहे हैं अभी कहीं कुछ हो जाता है, लीक हो जाता है। तो एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जैसे लगता है कि यदि हम ऑनेस्टली, यदि हम सचेत हैं तो ऐसी परिस्थिति नहीं आ सकती।
आप कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे गलत लोगों को आप वहाँ बिठा रहे हैं, जो अपने स्वभाव के अनुसार वो कुछ न कुछ गलत करेगा। और इससे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, इससे एक बहुत गलत भावना विकसित हो रही है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी एक तरह से बहुत किरकिरी जैसा हो रहा है। और यूथ में एक सामान्य रूप से ये भावना आती जा रही है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि यही यदि आज मैं कह रहा हूँ, जो 15-20 साल पहले यदि यही कुछ होता और किसी एक सेंटर पे होता, तो बच्चे ऐसे नहीं करते। लेकिन आज की ये परिस्थिति बन गई है कि उसके मन में सदैव ये आशंका बनी रहती है कि कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा, कहीं कोई भी षड्यंत्र कर सकता है। और जब ऐसा करता है तो एक तो वो रात दिन परिश्रम करता है, फिर क्या है ना कि बहुत सामान्य घर के बहुत बच्चे आते हैं। हम लोग खुद भी बहुत सामान्य घर से संघर्ष करके आए हैं, तो उसका ना एक एक दिन जो है वो बहुत भारी पड़ता है। और उसमें यदि इस तरह की परिस्थिति हो जाए ना, तो वो बहुत दुखद है, देश के लिए दुखद है। और मुझे जैसे लगता है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी मामले में ना शिक्षकों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये विषय आईपीएस आईएएस का नहीं है। इसको आप अच्छे जो समझदार लोग हैं और जिनका बच्चों के प्रति जिनकी भावना है, जैसे हम लोग हैं, हम पढ़ाते हैं सुबह से रात तक बच्चों को, हमें पता है कि उनको, वो यदि इतने विद्वान होते तो हमारे पास पढ़ने नहीं आते ना। मेक सेंस। सिंपल सी बात है कि आपको इतना सेंस नहीं है कि कोई बच्चा आ रहा है तो वो सीखने आ रहा है। यदि वो पहले से ट्रेंड होगा तो क्यों आएगा हमारे पास। तो उनकी इन सारी चीज़ों को जो जानता नहीं और बच्चों के प्रति जिसका वो भाव नहीं है, तो वो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है। आपको पता है अपने ट्रेडिशन में हम तो उसको भूल ही चुके हैं। हम तो मॉडर्न हैं क्योंकि हम दूसरे को समझेंगे तभी ठीक हो पाएंगे। लेकिन अपने ट्रेडिशन में वंशः द्विविधः, ये 2 प्रकार के वंश माने गए हैं पूरे ट्रेडिशन में। विद्या जन्मना च, एक विद्या वंश होता है, एक जन्म से वंश होता है। और भारत में दोनों वंश में कभी कोई कम नहीं रहा है। आज किसी को पूछ दे कि स्वामी विवेकानंद जी के पिता कौन थे, कोई नहीं जवाब दे पाएगा। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। भारत में तो गुरु के और शिष्य के एक दूसरे के आधार पे पूरी वंशावली तय होती है। आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ें, आप बाकी पढ़ें, पूरा वंश दिया जाता है कि इस गुरु वंश के ये हैं। आज देख ही रहे हैं आदि शंकराचार्य का उस समय से आज तक वो वंशावली ही तो चल रही है। आप हमारे जो आज के जो 4 शंकराचार्य हैं या जितने हैं, उनके माता पिता का नाम किसी को पता है? वो उस शंकराचार्य जी के वंश से बिलोंग करते हैं। पूरी व्यास परंपरा है अपनी, वो व्यास जी के वंश से बिलोंग करते हैं। ऐसे आपको हर एक जगह पे नॉलेज सिस्टम में मिलेगा। आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, आपको उससे पहले 50 आचार्यों का नाम गिनवा देंगे कि इससे पहले इनके गुरु ये अर्थशास्त्री, इनके गुरु ये अर्थशास्त्री, पूरे वंश को ला देंगे। ये जो विद्या वंश है ना, इसको जो नहीं समझते ना, वो बच्चों की भावना को क्या समझेंगे। इसीलिए ये लॉ ब्रेक कर दिया, वो लॉ ब्रेक कर दिया। अरे लॉ ब्रेक कर दिया इसका मतलब क्या है, जो रात में डंडा बरसा देंगे? लॉ ब्रेक कर दिया का मतलब है कि इस ठंड में किसी पे पानी की बौछार कर रहे हैं। आप में इतना सामर्थ्य नहीं कि 5 लोग बैठ के बच्चों से बात करें, और जो इनकेस कुछ गड़बड़ी हो गया तो बच्चों से बैठ के बात करें और सब समस्या का समाधान करें। तो अब इसके बारे में, तभी तो मैंने कहा कि संस्कृत और भारतीय भाषा से जो सिविल सर्वेंट निकलते हैं ना, वो समाज को ठीक से जान पाते हैं। और केवल इन वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस्ड जो हमारे बनते हैं ना,
वो भारतीय समाज को उतना नहीं जानते, वो सिविल सर्वेंट की जगह सिविल रूलर बन जाते, रूलर बन जाते, मास्टर। मास्टर। तो वो नहीं होना चाहिए। भारतीय समाज को भारतीय ज्ञान से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो जो हुआ है एज ए टीचर मुझे तो बुरा लग ही रहा है, क्योंकि हम तो बच्चों को भाई बच्चे ही मानते हैं, और मैंने देखा है कि जो ठीक से आप हैंडल करते हैं ना, तो बच्चे थोड़े समय में धीरे 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 सब समझ लेते हैं, जी। और उनका व्यक्तित्व सब बदल जाता है। मैं तो ऐसे ऐसे हॉस्टल में रहा हूँ, वार्डन, जहाँ सब विचार के बच्चे थे। मैं बहुत समय वार्डन रहा सतलज हॉस्टल में, और सभी विचार का हेड ऑफिस ही समझ लीजिए उसको। लेकिन हमने कभी किसी के साथ भेद नहीं होते देखा, और सबका जितना हम कर सकते थे हमने किया, और सारे बच्चे खुश थे, और सब आज भी मिलते हैं तो उसी गर्मजोशी से मिलते हैं, भले ही उनके कोई भी विचार हो। समझ रहे हैं ना? तो शिक्षक को अपने को शिक्षक रूप में रखना चाहिए, और बच्चे को शिक्षक से ज़्यादा कौन जान सकता है। यहाँ तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो घर में जो बात नहीं शेयर कर सकते माता पिता से, वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद वो बहुत फिर बढ़िया से कहीं भी कहीं संदिग्धता है तो वो उसको ठीक होके फिर निकलते हैं, और बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। तो ये तो हमारे देश की शक्ति है ना। इस शक्ति को यदि हम ठीक से चैनलाइज नहीं करेंगे तो अपने ही लोगों पे बौछार, पानी की बौछार करें, ये करें, ये तो ठीक नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो यूपीएससी में मेंस में एथिक्स के पेपर पास करके आते हैं, नहीं, तब भी इंसानियत दिक्कत जैसी क्या कोई है, चीज़ है वो नहीं। एथिक्स कहाँ का है, ये प्रॉब्लम है ना। जी। अपने यहाँ के एथिक्स को कोई पढ़े होते तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार का व्यवहार करते। जी। और व्यवहार को फिर जस्टिफाई करना। जी। सर, आजकल एक करंट इशू चल रहा है कि अमित शाह ने एक बयान दिया है कि ये लोग अंबेडकर 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 करना एक फैशन बना दिया हुआ है। इतना भगवान को याद करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो डीयू के एक प्रोफेसर हैं, मैं उनका बयान सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम अंबेडकर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तुलना भगवान से कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम संविधान पे बल दे रहे हैं, और स्वर्ग जाने से हमें मतलब नहीं है, पहले हमें धरती पे अपने अधिकार चाहिए। और अभी तक अमित शाह ने इस बयान के लिए माफ़ी मांगी नहीं है, और आरोप ये भी है कि जब भी उनकी पार्टी से कोई भी ऐसी बात करता है वो कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो इस पे आपका क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो स्वर्ग की भी गलत फहमी है वो। करेक्ट। फिर जब कोई पढ़ता नहीं ना तो सुन सुन के बोलता रहता है। हमारे यहाँ तो वाचस्पति मिश्र, वो भी मिथिला के थे, और दुनिया में उनका नाम है स्कॉलरशिप में। वो तो डेफिनेशन देते हैं स्वर्ग की, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुख स्वस्पदास्पद। इसी जगह पे, इसी धरती पे, इसी घर में आपके मन में जो भी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति यदि सद्य हो जाए तो वो स्वर्ग है। जहाँ दुख का कोई मतलब नहीं है वो स्वर्ग है। तो ये जो स्वर्ग है ना, ये सबसे पहले तो इसको समझे। कभी हमारे लोगों ने ये नहीं कहा कि जो दूसरे लोक जाओगे तब स्वर्ग मिलेगा, यही सब है। इतनी बड़ी गलतफहमी है, और जो सब वेस्टर्न लोगों ने हमारे लोगों को ट्रेंड कर दिया कि ये लोग दिन भर स्वर्ग की बात करते हैं, ये दिन भर ये आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। अरे, भारत ही एक वो देश है जहाँ स्वर्ग भी यही जमीन है, और आत्मा भी इसी शरीर में है, और परमात्मा भी इसी शरीर में है। सब कुछ यही है। ये सेमेटिक लोग हैं जो परमात्मा को दूसरे लोक में मानते हैं। भारत में आत्मा का भी और परमात्मा का भी साक्षात्कार इसी हृदय में होता है। ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जिसको हम कहते हैं वो कण कण में विद्यमान है, और जहाँ ईश्वर है वहीं तो स्वर्ग है ना। सब कुछ यहीं पे है।
और दूसरी बात जो है कि देखें, जो मैं इस पे कोई पॉलिटिकल टिप्पणी में मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि जो जो अंबेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो तो सब मानता है। और जो माननीय अमित शाह जी हैं वो भी समझते हैं, सब समझते हैं। ये थोड़े है कि उनको तो पता नहीं है। समझने के बाद ऐसा बयान देना, नहीं, वो बयान को मुझे जैसे लगता है, मैंने जितना सुना ना, मैं बहुत टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं पूरा नहीं सुना, लेकिन जितना मैं सुना ना, मुझे नहीं लगता उनका वो इंटेंशन था। लेकिन पॉलिटिक्स में तो आपको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स हो या डेली लाइफ हो, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा क्या इंटेंशन है ना, ये उसको जानना बहुत जरूरी है। और ये भी एक फिर कह रहा हूँ, पूरी इंडियन थियरी जो है ना, अभी जैसे लोग एक लाइन कहीं से उठा लेता है। अब जैसे मनु के बारे में ही मैं कह रहा हूँ कि संविधान में मनुस्मृति को हिलाना, बार बार मनुवाद मनुवाद बोलना, और मनु का एक अक्षर बिना पढ़े लिखे, ये क्या चीज है? तो आप अपने यहाँ, भारत ही वो देश है जहाँ पे यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज। अपने यहाँ तो संवाद की परंपरा है। भारत ही देश है जहाँ पे आप वेद पे 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं। दुनिया में तो कहेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो यहाँ शुरू से फ्रीडम रहा है, और फ्रीडम रहा है तो जब पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन की थियरी आती है ना, तो उसमें मेन चीज है कि विथ व्हाट इंटेंशन यू हैव मेड एनी स्टेटमेंट। तो कई बार घर में नहीं कुछ मुंह से निकल जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा क्या क्या इंटेंशन है इसका। तो मुझे नहीं लगता कि जो जो जिस तरह का मैंने देखा है कि इतने इंस्टीट्यूट खोले गए उनके नाम पे, इतना ज़्यादा उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं, इससे पहले इतना नहीं था जितना हमने देखा है कुछ सालों में। तो वो जिस मीनिंग को लाना चाहते थे ना, वो मीनिंग चला गया पीछे, और उसको नया कलर दे दिया गया। तो मेरी दृष्टि में उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो किसी से भी ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं, और सब सम्मान करते हैं। और भारत में तो जब हमारे यहाँ ऋषि क्या क्या हुए, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कबीरदास थे तो उनके रविदास थे तो उनके रविदास जी के काशी नरेश जी शिष्य थे। आप समझ रहे ना, हमारे यहाँ जो भी ज्ञानी होते हैं ना, समाज को लग जाता है कि ये ज्ञानी है, और उनका आदर करना शुरू कर देते हैं, सब आदर करते हैं। सर इंटेंशन की जो बात आपने बोली है, मैं भी समझती हूँ इसको कि आप इंटेंशन देखिए, लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी यही बात राहुल गांधी ने बोली होती, तब लोगों का क्या? तब भी मैं इंटेंशन नहीं कहता। किस इंटेंशन से बोल रहे हैं? पर क्या लोग कहते कि मुंह से कुछ भी निकल जाता है? अब देखिए, ये तो मनुष्य कोई भी है ना, वो बहुत सावधान रहता है। जो भी व्यक्ति है वो सावधान ही रहता है, लेकिन कई बार होता है, और वो जो एक्सप्रेस करना चाहते थे ना, उसमें वो तो एक पॉलिटिकल चीज है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अंबेडकर जी के प्रति लोगों में अथाह सम्मान है, और वो सब जग जाहिर है, वो कोई ऐसा नहीं है जो। और जहाँ तक अभी तो वो भी चीज़ें उभर उभर के आ रही है। अंबेडकर जी को कौन सबसे ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट किया, उनकी प्रतिभा का और भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो सकता था जिस समय वो थे। जिस समय थे, बिल्कुल हाँ, जिस कैलिबर के वो आदमी थे, जी। उनका भारतीय समाज के योगदान में और भी अधिक उनका उपयोग हो सकता था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। अब उस बात को तो, उसमें क्या पॉलिटिक्स थी तो उसकी बात तो लोग नहीं कर रहे हैं। उनको टारगेट कर करके हराया गया, उनको बहुत सारी चीजें की गई। जो ऐसे देश के सपूत थे, उनके पीछे पड़ पड़ के हराना उसको,
तो वो सब बातें थी जो असली में थी। अब मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातों को छोड़ करके, और आप 3-4 बार नाम आ गया, अब उस नाम में इंटेंशन कुछ और है और उसको ले लेके आप खींच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आज का जो नेतृत्व है इससे ज्यादा सम्मान कभी किसी का रहा हो। क्योंकि एक दिन से तो आप नहीं ना किसी चीज का आकलन कर सकते हैं ना। आपको मुझे आप जैसे 5 साल से जानते हैं, तो 5 साल में मेरा आपने जो डे टू डे का देखा है वो गायब हो गया, और एक दिन मान लीजिए मेरे मुंह से 4 बार नाम आ गया, तो उसका आप इंटरप्रिटेशन करके पूरे 5 साल के कैरेक्टर का असैसिनेशन करेंगे, तो ये भी तो पढ़े लिखे का नहीं काम है ना। इसलिए मेरी दृष्टि में इस सरकार का जो उनके प्रति सम्मान है ना, मुझे नहीं आज तक इतना सम्मान किसी को किसी के थ्रू दिखा है। आपको भी दिखा होगा। आज जितनी जगह जाते हैं ना हम, आज अभी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है या ऐसे बड़ी बड़ी जगह है, यहाँ देश स्तर पे है, उसमें जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार का आदर इसके साथ उनको रखा गया है ना, वो देखना चाहिए। अब बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनका काम ही है कि जो ऐसे विषय को बढ़ा चढ़ा के करना, तो करें, वो उनकी इच्छा। एक हाईलाइट में ये करना चाहूंगी कि विपक्ष बहुत इस समय अंबेडकर 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 करता है। आपको नहीं लगता जब उनके पास मौका था तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था? उनको क्या नहीं मिलना चाहिए? अंबेडकर जी ने तो ये भी कहा था कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। उनकी बात मानी। यदि उस समय वो बना दिए होते तो भारत में भाषा की कोई समस्या ही नहीं आती, क्योंकि साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट उस समय सब इसको हाथों हाथ ले लेता। और क्यों उन्होंने कहा ये? तो जो असली चीज है समाज के लिए, देश के लिए, वो तो आपको मानना नहीं है, और जो चीज इर्रेलीवेंट है उसको लेकर के हाय तौबा मचाना है। तो मैं कह रहा हूं, जब उन्होंने कहा, पता था उनको कि बाकी लैंग्वेज में समस्या हो सकती है, और संस्कृत जो है वो सब भाषा को डोनेट भी करा है वर्ड, और संपूर्ण विचार को इंटैक्ट करके रखा हुआ है। और संस्कृत ही भाषा है जिसका कि साउथ हो नॉर्थ हो सब जगह इक्वली पढ़ाई है, और सब लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट किया है। तो उनके प्रपोजल को तो ठुकरा दिया उस समय। तो उनकी तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है अच्छी अच्छी चीज। और वही थे जो वेद को प्रॉपर पढ़े हुए थे, आप समझ लीजिए। वो बहुत बढ़िया स्टडी उनकी थी भारतीय ज्ञान के बारे में, और उन सारी चीजों को तो कभी माना नहीं गया। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि वो भारत रत्न क्या, वो तो भारत के रत्न थे ही। उनको कोई दे ना दे उससे तो उनका कुछ होना जोना नहीं है, लेकिन जो रत्न होता है तो रत्न ही होता है। तो मुझे लगता है इस रूप में देखना चाहिए, और ऐसे अपने महान जो लोग हैं ना उनका सदैव आदर करना चाहिए। ऐसे लोगों को ना इन छोटी छोटी चीज में लाना नहीं चाहिए। वो इन सब से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि जिसने देश के लिए जीवन ही अर्पित कर दिया हो तो उसको हमें इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अंबेडकर की जहाँ पे हम बात करते हैं, बाबा साहब की जहाँ पे हम बात करते हैं, वहाँ पे हम 4 वर्णों की भी बात करते हैं। तो एक दिन जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें आ रहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड देयर इज़ अ 5th कैटेगरी अनटचेबल्स। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो हमारी गंदगी साफ करते हो वो हमसे गंदे कैसे हो सकते हैं? उनको आप अनटचेबल्स कैसे बोल सकते हो? नहीं, सबसे पहले बात तो ये है कि ये 4 वर्ण के अलावा कोई 5वां नहीं है। ये जो भी बोलता है अज्ञान है। वेद में वेद से लेकर बाद तक 4 ही वर्ण हैं, और चारों वर्ण हैं, उसमें कोई अवर्ण और सवर्ण नहीं है, चारों के चारों सवर्ण है। समझ गए ना?
और दूसरी बात है कि मुझे तो नहीं लगता है कि जो 10वीं 12वीं शताब्दी से पहले कोई अनटचेबिलिटी की बात भारत में है। दिखाए कोई ढूंढ ढूंढ के। अनटचेबल होते तो भगवान राम निषाद जी को तो कम से कम गले नहीं लगाते, अपने खास मित्र मानते हैं उनको। और अपने यहाँ तो शुरू से देखेंगे तो सबका सब में चल रहा है, सबका सबसे तालमेल था। अनटचेबिलिटी कहाँ से आई है पता है? जी हाँ, यही मुझे जानना, कहाँ से आई है ये अनटचेबिलिटी? ये समझिए, जी ये मैं नहीं, ये अल्बेरूनी लिखते हैं। अच्छा। अल्बेरूनीज इंडिया, अल्बेरूनी की एक पुस्तक है तारिके अल हिंद, तारिक अल-हिंद, जी समझ गए ना? जी। वो लिखते हैं इन सब चीजों को। तो उन्होंने बीज बोए हैं ये? नहीं, उन्हीं का है ये। अच्छा। हाँ, इधर का नहीं है अनटचेबल। यहाँ तो जो व्यक्ति लिख देगा कि हिरण्यगर्भ की ही चारों अभिव्यक्ति है, भाई चारों अभिव्यक्ति किसकी है? ईश्वर की तो अभिव्यक्ति है ना। तो जब अपना यजुर्वेद में जब पाठ होता है, मंत्र का पाठ, तो कहते हैं ये कर्मकार है, ये लोहार है, ये चर्मकार है, ये है, सबका पाठ होता है। तो कहते हैं सब शिव जी का रूप है, इस रूप में पाठ होता है। तो उसमें कहाँ से अनटचेबिलिटी आ जाएगी? तो अनटचेबिलिटी की बात भारत में ये जो लगभग आपको शुरू मिलेगा ना, ये वही 10वीं 12वीं शताब्दी से शुरू मिलेगा। अब मेरी एक पीएचडी भी चल रही है इस पे, जो हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, कि सबसे पहले भारत में ये जो वर्ण के बाद जाति कहाँ से आ गया। हाँ, तो आप देखेंगे कि 10वीं शताब्दी के आसपास तक जो मुख्य जाति जितनी है ना, वो 35-40 करीब मिलेगा आपको जाति। अब वो जाति सब प्रोफेशनल जाति है। प्रोफेशनल का कोई मतलब है कि कोई कारपेंटर है, उसको तक्षा कहते हैं। कोई लोहार है, उसको लोहकार कहते हैं। कोई सोने का काम करता है तो स्वर्णकार कहते हैं। कोई नाई है। ये सारे के सारे प्रोफेशनल जाति है। और प्रोफेशनल जाति का क्या मतलब है कि सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से वो जुड़ा हुआ है। ये एक भी काम बिना पैसे लेके नहीं करते थे। इसीलिए ये जो भारत की जो आर्थिक रीढ़ जिसको आप कहते हैं ना, ये सब थे सारे। इसीलिए इनके पास सारे स्किल थे और ये अपने बच्चों को स्किल में ट्रेंड करते थे और खुद ही जाति बना दिया। हाँ, आज भी आप चले जाइए किसी स्वर्णकार के पास, अपने बच्चे को छोड़ के किसी को डिजाइन सिखा दे जरा। आज भी कारपेंटर है तो अपने बच्चे को ही ट्रेंड करेगा वो। तो वो जो है ना, वो जाति बनाने का मतलब ये है कि मेरा जो स्किल है ये मेरे ही अंदर रहे, उससे जो पैसा होगा वो मेरे ही परिवार में रहे, शादी विवाह भी मेरे में ही हो। ये सब मूल आधार है जिसके कारण अपने यहाँ 35-40 जातियां बनी और 40 से 4,000 हो गई। अब आपको वही मैं डेटा बता रहा हूँ कि आप उस जाति में आप एक भी जरा दिखाइए तो कहीं पे आपको अनटचेबिलिटी दिखेगी। अनटचेबिलिटी कहाँ से शुरू हुई पता है? अनटचेबिलिटी हुई तारिके अल हिंद में लिखते हैं अल्बेरूनी कि जब ये आक्रांता लोग आए ना, जो महमूद ऑफ गजनी, इसी के साथ तो आए थे ना ये अल्बेरूनी भारत। और वो थे विद्वान, असल में एक स्कॉलर आदमी थे। तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो वो कहते हैं कि जो भारत के लोग जो थे ना, ये भारत के लोग सबसे पहले तो ये जो गाय वगैरह खाते थे ना, वो उनसे छुआछूत करते थे।
तो वो जो उधर से आक्रांता लोग आए उनसे टच नहीं होने देते थे अपने को। ओके, ये वो वाली हाँ, अनटचेबिलिटी है। ये वो अनटचेबिलिटी है। अच्छा। दूसरा क्या है ना कि जैसे जैसे क्या किया कि बाद में बहुत लोगों को इन लोगों ने मल ढोने में लगा दिया, हम्म। क्योंकि भारत की ये परंपरा नहीं है कि जो कोई घर में ही मल का विसर्जन करे, हम्म। कभी नहीं परंपरा रही। कभी नहीं। ये उन्होंने ये परंपरा लाई और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों को उसमें लगा दिया। अब लगा दिया तो पता है ये डरा धमका के लगाया होगा, कोई यहाँ का आदमी किसी का क्यों मल ढोएगा। तो अब जो उनका मल ढोने लगा उससे लोग दूर रहने लगे। तो ये जो परंपरा थी तभी से शुरू हुई। दिक्कत क्या है कि हम कभी भी ओरिजिनल सोर्स को लेके हम रिसर्च ही नहीं करना चाहते। तो जो रीजन थे कुछ, वो रीजन थे वो खुद ही लिखते हैं कि हमसे ये दूर रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं क्योंकि उनका जो बोलते हैं कि हमारा जो खाना पीना उठना बैठना रहना ये जो है ये इन सबको पसंद नहीं। तो पसंद नहीं है तो इसीलिए हमसे दूरी बना के रखते। तो उन्होंने अपने लिए लिखा है। और बाकी ये जो शब्द आप सुन रही है ना, ये शब्द तो किसी शास्त्र में दिखाइए तो ये अपने आपके यहाँ एक भी उल्लेख कोई दिखा दे। ये था ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ नहीं था। ये सारे के सारे विकसित हुए हैं 12वीं शताब्दी के बाद। और 12वीं शताब्दी के बाद ही जो आपके 35-40 जातियां थी ना, वो 4000 हो गई है। तो मैंने कई सोशियोलॉजी के प्रोफेसर को पूछा है कि इस ढंग से कभी समाजशास्त्र में रिसर्च कराया है, तो बोले ये तो नहीं कराया है। तो इसमें अभी मेरे भी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, इसमें बहुत ठीक से रिसर्च की ज़रूरत है कि ये जो हमने एक जो ले लिया है ना कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता भारत में कब थी, किस किस ग्रंथ में देखा है किसने अस्पृश्यता? ये जो स्त्री का घूंघट में रहना, अस्पृश्यता, ये सब सारी चीजें कोई भारत के ट्रेडिशन में था ही नहीं। अब जब ये 12वीं शताब्दी के बाद ये सारी चीजें डेवलप हुई है, अब वो डेवलप होते होते फिर ये बाद में 600 700 800 साल के बाद ये कुरीति में विकसित हो गया। बाहर से जो लोग आते थे वो गाय वाय सब खाते थे, तो यहाँ के लोग इसमें सचेत रहे शुरू से, समझ गए ना। तो वहां से अनटचेबिलिटी शुरू हुई और बाद में जब ये धीरे धीरे कुरीतियों में विकसित हो गया है ना, जैसे इस पीरियड में क्या क्या चीजें और होती चली गई, उसके कारण आपस में ही करने लगे, एक दूसरे से दूर रहने लगे। तो आप ये थोड़े है कि जो कोई ब्राह्मण है तो दूसरे से छुआछूत करता है, एससी में भी एक दूसरे से छुआछूत करने लगा। हम गांव में देखते थे, हम खाना ले जाते थे तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। वो कहते थे कि मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, तो वो कहते थे मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा। ये कहीं न कहीं 12वीं शताब्दी के बाद हमारे अंदर धीरे 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 ये घर करती चली गई। कुछ ऐसी एक्टिविटी भी इन आक्रांताओं ने शुरू करवा दी जिसके कारण लोगों में इस तरह की बात आई है। लेकिन भारत के अपने ट्रेडिशन में इसका कोई स्थान कभी नहीं रहा। सिंपल सी बात है, क्योंकि चारों वर्ण जो है ना वो उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जो वेद क्लियर कट ये चीज कह रहा है कि चारों की अभिव्यक्ति, चारों उसी की अभिव्यक्ति है। और आपको मैं उदाहरण दूं कि जैसे जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि जब वो भी कॉस्मिक चीज की बात चल रही है, पुरुष सूक्त में भी कॉस्मिक स्ट्रक्चर की बात चल रही है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी वो एक नेचुरल प्रोसेस की बात चल रही है कि जब वो 4 वर्ण के रूप में अपने को प्रकट किया तो बोला जो ब्राह्मण कौन है, तो बोला अग्नि। समझ रहे हो ना? हाँ, आपको रेफरेंस है सर, आप देखिए ब्राह्मण कौन है तो अग्नि, क्षत्रिय कौन है तो इंद्र वरुण,
वैश्य कौन है? तो मरुदगण, वसुगण, रुद्र, क्योंकि कहते हैं वो हमेशा ग्रुप में जो रहता है उसको वैश्य कहा है। और शूद्र कौन है? तो पूषा। पूषा किसको कहते हैं? पृथ्वी को। और हम वेद के दूसरे भाग में पृथ्वी को माता कहते हैं, माता भूमि पुत्रोम पृथिव्या। तो वहां पूषा का क्या मतलब है पता है? पूषा का दिया है पोषणात पूषा, जो सबका भरण पोषण करता है उसको पूषा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि समाज के वो वर्ग शूद्र कहलाते थे जो समाज का भरण पोषण करते थे। भरण पोषण किस रूप में पता है? क्योंकि यही सारे जो अपने स्किल्ड लोग थे ना, जी समाज के सारे काम तो वही करते, आज भी करते हैं। अब इसमें आप किसी को वो मत जो कि उस घर में जन्म हुआ या उस घर में जन्म हुआ, समाज का एक वर्ग हमेशा है जो स्किल्ड होता है और स्किल में उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग होती है तो आपको अभी मान लीजिए बिजली खराब हो जाए तो किसको बुलाएंगे आप? प्रोफेसर को बुलाएंगे क्या? आपके मान लीजिए अभी एक टेबल टूट गया तो किसको बुलाएंगे? आपको मान लीजिए कोई ऑर्नामेंट है, आप उसको कहेंगे कि जरा अंगूठी का जरा ये बना दो, तो आप किसके पास जाएंगे? जी आज भी वही स्किल्ड लोग समाज को मतलब बेस दे के चल रहे हैं और आज भी अर्थव्यवस्था उन्हीं के अंदर है। आप इसको बिल्कुल समझिए। तो अपने यहाँ जो असली अर्थव्यवस्था रहा है ना, रही है ना, वो केवल वैश्य और शूद्र के हाथ में रही। वैश्य जो थे वो व्यापार करते थे और जो जिनको आप शूद्र कहते हैं, दे ऑल आर स्किल्ड पर्सन। तो स्किल्ड पर्सन जो थे उनके हाथ में अर्थव्यवस्था थी पूरी। तभी तो अभी एंगस मेडिसन का आया है ना बुक, जो आया है, जो ब्रिटिश प्रोफेसर है। भारत की फर्स्ट से लेके 10th सेंचुरी तक 1/3 इकोनॉमी थी ग्लोब की। तो क्या वो ब्राह्मण बनाते थे क्या? ब्राह्मण का उसका मतलब नॉन सैलरीड पर्सन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अभी की तरह तो नहीं ना सैलरी होती थी ना। ब्राह्मण का मतलब येन केन चिदा छिन्न येन केन चिदासितः यत्र क्वचन साईसा तम देवा ब्राह्मणम विदुः। कि जो कुछ भी मिल गया वो खा लिया और जो कुछ भी मिल गया वो पहन लिया और जहां भी जगह मिल गई वो सो लिया। और ज्ञान विज्ञान में लगा हुआ है। ज्ञान विज्ञान में लगने वाले तो आज भी निर्धन होते हैं। राइट आज भी उनके पास धन नहीं, या तो फिर ज्ञान विज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल या तो ज्ञान विज्ञान होगा या धन होगा। तो उनके हाथ में तो इकोनॉमी थी नहीं। जो क्षत्रिय थे, जो शासन चलाते थे, वो तो टैक्स लेते थे, टैक्स से वो समाज चलता था। लेकिन टैक्स देने वाला कौन था? टैक्स देने वाला था यही दो समाज, जो एक वैश्य वर्ग, जितना भारत का ट्रेड रहा है शुरू से लेके, सारा ट्रेड कौन करता था? वैश्य वर्ग करते थे, आज भी करते हैं आज वो। भी और जो मनी प्रोड्यूस करता था वो सारा स्किल्ड पर्सन था, आज भी वही मनी प्रोड्यूस करता है। आज जनधन खाता खुला है तो आज देखिए किसका क्या खाता है। तो हमने क्या किया ना कि इसको ब्रिटिशर्स ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। एक तो अंग्रेज लोग आए तो 500-600 वर्षों में जो कई कुरीतियां भी डेवलप हो गई, वो भी वो हाथों हाथ पकड़ लिए। खुद जो कुरीतियां विकसित की उसको तो छोड़ दीजिए, और उसको एक ऐसा कलर दे दिया जो 10वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी से पहले जो भारत का पूरा ज्ञान है वो पर्दे के पीछे चला गया। तो इसलिए जो जिस पे हम गर्व महसूस करते थे कि हमारे पास, आप रामायण पढ़िए। अब रामायण में जो जब राम चले गए चित्रकूट तो भरत जी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो भरत जी मिलने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले उनका राज्याभिषेक कर दिया था। तो राज्याभिषेक कर दिया तो पता है जब वो बोले कि अब मैं भैया से मिलने जाऊंगा,
तो वहाँ ऑर्डर इशू हुआ। हाँ, आप देखिए अयोध्या कांड में उस समय ऑर्डर इशू क्या कर गया। अब भारत जा रहे हैं तो भारत का कोई इंडिविजुअल यात्रा नहीं थी, हेड ऑफ द स्टेट जा रहा है मिलने के लिए। तो वहां पे दिया है कि आप जो कुंभकार है उसको आदेश जारी करें, आप जो लौहकार है उसको आदेश जारी करें, ये जारी करें, जितने वहां के आप यही सारे स्किल्ड लोग मिलेंगे आपको। और उन सबको बुलाया गया कि अब राजा की यात्रा होगी यहाँ से कश्मीर ये चित्रकूट तक, तो पूरी व्यवस्था की जाए यहाँ से वहां तक। ये सारे स्किल्ड पर्सन जो है ना, वही अपने यहाँ शूद्र की कैटेगरी में थे, और उनमें जो निकलते थे तो फिर वो दूसरे फील्ड में भी जाते थे। नहीं तो स्किल्ड पर्सन होके सारे अर्थ का उत्पादन तो उनके हाथ में था। तभी तो कहा है ना भी, जो भी एंगस मेडिसन ने जो सोर्सेज ली है वो भी तो अकबर के दरबार से ली है। तो उन्होंने कहा है कि 10th सेंचुरी तक 1/3 इकोनॉमी दुनिया की थी भारत। तो कहाँ से पैसा आ गया? भारत सोने की चिड़िया जो बना जी। वो कैसे बना? ये सब वेल्थ प्रोड्यूस करने वाले ये दोनों तबके के लोग हैं। और बाहर से इनको आने की क्या जरूरत पड़ी? यही धन पे टिकी हुई थी नजर, इसी धन पे नजर टिकी हुई थी जब वो शुरू से प्रयास कर रहे थे, अलेक्जेंडर से लेके प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस समय भारत सशक्त था, किसी न किसी रूप में उनको घुसने नहीं दिया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत कुषाण शक उन सब घुसे वो भारत में विलीन हो गए, भारत के समाज में विलीन हो गए। आज उनका कोई अलग आइडेंटिटी नहीं। तो ये चलता रहा। जब थोड़ा सा बीच में कमजोर हुए तो ये लोग फिर कब्जा कर लिया, और कब्जा कर लिया तो फिर ये जो हमारे लोग थे ना, इन सब का शोषण शुरू किया। और शोषण करते करते तब भी लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद जो हमारा वेल्थ कम होना शुरू हुआ, वो कम होते होते भी 16वीं शताब्दी तक 24% के पास था। तब भी 1/4 इकोनॉमी था दुनिया का भारत। और जब अंग्रेज आए तो 3-3.5% पे छोड़ के गए। तो जो आदमी और जिसकी भाषा भारत को दरिद्र बना दिया वो हमारे लिए मॉडर्न है, और उसकी लैंग्वेज मॉडर्न है। भारत जो धन धान्य से और ये सारा डेटा ब्रिटिश प्रोफेसर का है कि मॉडर्निटी के साथ दरिद्रता आई है। दरिद्रता जो आई है ना, ये दरिद्रता आ गई और अभी हम जूझ रहे हैं, अभी भी नहीं उबर पाए हैं पूरा। और जिसने ये किया वो हमारे लिए अभी मॉडर्न बन गया है, और उसकी भाषा मॉडर्न हो गई है। भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी जब थी तो कभी अंग्रेजी के कारण थी? अपनी भाषा के कारण, अपनी भाषा संस्कृत और जितनी हमारी भारतीय भाषा हैं इसके कारण, अपनी टेक्नोलॉजी के कारण, अपनी स्किल के कारण दुनिया में भारत का ट्रेड होता था। और बहुत समय तक भारत केवल अकेला निर्यात करता था, आयात कुछ नहीं करता था। इसीलिए वन वे ट्रैफिक था। वो जितने धन थे ना वो भारत आते थे और सारा गोल्ड में होता था ट्रेड। तो भारत गोल्ड से भरा हुआ था। भरा हुआ था तो किसके बदौलत भरा हुआ था? गोल्ड भरा हुआ था ब्राह्मण के बदौलत क्या? नहीं, गोल्ड का केवल जो थे वो जैसे केरल से ट्रेड हो रहा है, तो केरल के राजा तो ट्रेड नहीं करते थे ना, राजा सुविधा प्रदान कराते थे, ठीक है ना। गुजरात से ट्रेड होता था तो ट्रेड कौन करता था? राजा तो नहीं ट्रेड करते थे, राजा सुविधा प्रदान कराते थे। अब ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण जो थे वो जो स्किल की बात हो गई उसी में और सजेशन दे देते थे कि और अच्छा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि उनका ज्ञान विज्ञान का काम था। तो ये भी आप ये मत समझिए कि ब्राह्मण, जब मैं बोल रहा हूं तो ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण मतलब किसी से वो निकल सकता है जो जिसका नॉलेज में जिसका इंटरेस्ट हो। जी। समझ गए ना? तो इस आधार पे सबसे पहले ये तो हम लोग तो रिसर्च करते नहीं, ब्रिटिश प्रोफेसर रिसर्च करके दिया है हमें, ठीक है। अभी सब उसका नाम ले लेके बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ ओरिजिनल रिसर्च की इतनी कमी है क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन को पढ़ना नहीं चाहते,
और उसको ठीक से एनालिसिस नहीं करते, और नहीं करने के कारण हम जो ब्रिटिशर्स ने जो कुछ बुक लिख दी ना अपनी सुविधा की दृष्टि से, उसी मेथड को, उसी थॉट को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें अपने को मॉडर्न फील कर रहे हैं। जबकि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उसी का ना, उसी ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिशर्स में टी.एस. इलियट हैं, वो कहते हैं मैंने 2 साल संस्कृत की पढ़ाई की है और मेरी जो भी कविता है उसमें सब में भारतीय ज्ञान का प्रभाव है। वो कहते हैं कि भारत के जो विद्वान हैं ना, उसके सामने यूरोप के बड़े बड़े दार्शनिक स्कूल बॉय की तरह दिखते हैं। ये टी.एस. इलियट का स्टेटमेंट, आप समझ रहे हैं ना। हम उसको तो पढ़ाते नहीं कभी। तो दुनिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंटेलेक्चुअल्स का, हम उस पर भी पुस्तक लाना चाहते हैं, ला ही रहे हैं प्रोसेस में ऑलरेडी। ये हम नहीं समझते कि आपके ज्ञान से उनका व्यक्तित्व कैसे बदला है। ये हम ना तो पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं, ना उस विषय पे रिसर्च कर रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक ने आपके शास्त्र से क्या क्या लिया है। कॉन्शियसनेस की स्टडी का फील्ड जब आया है तो कैसे मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं भारत के शास्त्र में घुस गए हैं, और वो नील्स बोर हो, जॉन ए व्हीलर हो, रॉबर्ट ओपनहाइमर हो, वर्नर हाइजेनबर्ग हो, सारे के इरविन श्रोडिंगर हो, सारे के सारे आपके शास्त्र में बैठे हुए हैं। और यहाँ से ले करके वो उन्होंने बहुत सारा जो है उधर डेवलप कर लिया और रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड डेवलप किया है। ये वो एक्नॉलेज करते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है यूरोप का, अमेरिका का, वो एक्नॉलेज कर रहा है कि भारतीय शास्त्र ने मेरे जीवन को बदल दिया, हमारे विज्ञान को आगे बढ़ा दिया। एक क्वीन फ्रेडरिका है, ग्रीस की महारानी थी, समझ गए ना। वो कहते हैं कि मेरे जो फिजिक्स का जो कंक्लूजन है वो वही कंक्लूजन है जो आदि शंकराचार्य का द्वैत फिलॉसफी का है। स्टेटमेंट उनका है। और कहते हैं भारतीय से मुझे बहुत द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है कि इनको ये ज्ञान सब फ्री में मिला हुआ है। हम कितनी मेहनत करके इस ज्ञान को समझते हैं ये हमें पता है, आपको ये सब ज्ञान सहज सुलभ है। और कहते हैं भले ही मैं शरीर से अपने को ग्रीक मानती हूँ लेकिन आत्मा से मैं अपने को भारतीय मानती हूँ। आप समझ रहे हैं। और कहते हैं जो मुझे अद्वैत फिलॉसफी में या वैदिक फिलॉसफी में मुझे इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ जब लगा कि मेरे फिजिक्स का कंक्लूजन तो वही है जो वेदांत का कंक्लूजन है। ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे ग्लोबल लेवल पे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो आपके शास्त्र को पढ़े हैं और वो एक्नॉलेज करके कह रहे हैं कि हमने बहुत लाभ लिया, इससे हमारा जीवन बदल गया। तो उनको भी वो नहीं लोग पढ़ते। टी.एस. इलियट जब ये मैकॉलियन एजुकेशन जब इस्टेब्लिश कर दिया ना, जब उनको नोबेल प्राइज मिला था वहाँ, टी.एस. इलियट लंदन में उसका विरोध किए हैं कि आप जो ये एजुकेशन का पैटर्न भारत में लाए हैं, ये भारत जैसी महान ज्ञान की परंपरा को आप नष्ट कर रहे हैं और मानवता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये टी.एस. इलियट का स्टेटमेंट, आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें जो ओरिजिनल सोर्स जो बेस करके रिसर्च हमें करना चाहिए। और हो सकता है अब जो सरकार ने चूंकि अब IKS को जो शिक्षा नीति में ला दिया है 2020 के जो शिक्षा नीति में, और अब शिक्षा मंत्रालय का ये पार्ट है, तो अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है पहले से। और अब दिख रहा है कि जो IITs या जो इस तरह के हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी अध्यापकों में संस्कृत के प्रति और जो भारतीय ज्ञान के प्रति एक बहुत झुकाव दिख रहा है और एक गौरव का भी अनुभव लोग करने लगे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में हम ऐसी चीज़ों को समझ पाएं। और मैंने स्वयं भी, चूँकि मैं तो ओरिजिनल रिसर्च में ही विश्वास करता, मैं तो कभी भी सेकेंडरी सोर्स को उतना वैल्यू नहीं देता। तो ओरिजिनल रिसर्च जो है, मैंने भी 2 विषय पे अभी मेरा PhD स्टूडेंट मेरे कर रहे हैं, वो पूरे होने वाले हैं। एक तो भारतीय महिला के विषय में जितनी बातें फैलाई गई है, ये 12वीं शताब्दी से पहले महिला का क्या स्वरूप रहा और भारतीय 12वीं शताब्दी के बाद क्या रहा, ये विषय पे रिसर्च एक चल रहा है। और दूसरा
जो 12वीं शताब्दी से पहले वर्ण और जाति क्या है भारत, और 12वीं शताब्दी के बाद क्या हो गया, ये भी रिसर्च जारी है। तो ऐसे ऐसे ओरिजिनल रिसर्च करने से बहुत सारी जो गलतफहमियां, ये जो छुआछूत, ये सब भारत ने कभी सोचा ही नहीं था कि छुआछूत भी कोई चीज होती है, लेकिन अभी हमने फैलाया हुआ है। अभी हम कुछ बोल देते हैं, कहीं भी किसी की ऑथेंटिसिटी नहीं, जो कभी पढ़ा नहीं कोई ग्रंथ, वो कोई भी स्टेटमेंट टीवी पे बैठ के दे देता है। अच्छा, जो हमारे मीडिया के लोग हैं, टीवी के लोग हैं, वो कभी भी स्कॉलर को नहीं बुलाते, वो उन लोगों को बुला के डिबेट करवाते हैं जिन लोगों का ज्ञान जो है वो आधा अधूरा तो छोड़िए 1/4 भी नहीं है, और वो अपने पॉलिटिकल टूल के रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं। और हमारी जो जनता है, जनता तो नहीं सब पढ़ेगी ना। देखिए, जनता में तो हमारे स्किल्ड लोग हैं, जनता में हमारे लोग हैं जो बहुत व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके पास ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है ना। कोई व्यापार चला रहे हैं, कोई सारे स्किल्ड वर्क में 24 घंटे। अब इतने बड़े बड़े आपके ब्रिज बन रहे हैं, इतना मेट्रो बन रहा है, पूरे सारे देश में जहाँ शहर, जिस शहर में जाएंगे वहीं पे आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये जो रात दिन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो कौन कर रहे हैं जाके? वही लोग कर रहे हैं ना, जो स्किल्ड लोग हैं। तो वो कैसे पढ़ेंगे ये सब चीज? हमारा कर्तव्य है कि जब हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं, तो हम तथ्य के साथ ये सारी चीजें उनके सामने रखें। जो 5-10 मिनट टीवी खोले तो उनको लगे कि अरे ये बात है, ये बात है। हम गलत गलत बात बोलते रहते हैं और समाज में विद्वेष पैदा करते रहते हैं। और एक ऐसा अंग्रेजों ने हमें दे दिया है ट्रेनिंग कि अपने मूल ग्रंथ को नहीं पढ़ना। जी। हाँ, तो ये मेरा कहना है, सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मैं नहीं कहता कि 100% हमारे यहाँ सब अच्छा ही हुआ। समाज इतना दीर्घ काल में जब चलेगा तो कुछ न कुछ होता भी रहेगा, लेकिन हमारा सिद्धांत इस मामले में क्लियर है। और जो भी ग्रंथ, अब फिर मैं कह रहा हूं कि जो कलेक्टिव विजडम के अगेंस्ट जाएगा, वो हमारे शास्त्रकारों ने पहले से ही उसको इनवैलिड घोषित किया हुआ है। आप इस स्पिरिट में देखें कि भारत को दोनों चीज चलानी है। एक है कि हमारा कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो सिद्धांत हमारे ऋषियों ने हजारों हजार वर्ष से तपस्या कहिए, रिसर्च कहिए, जो करके दिया। अब दिया तो आगे के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस ज्ञान को कंटिन्यू करें, सोसाइटी में ले जाएं। अब लोगों में दोनों बातें होती हैं, कुछ तो एज इट इज उसको लेते हैं, आज भी चल रहा है। बहुत लोग जो हैं वो संविधान के एक एक चीज को मानने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अब बहुत लोग जो हैं कहाँ पे लूप होल्स ढूंढ के वायलेशन करें, उसमें भी लगे रहते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव भी होता है। और इस दृष्टि से पहले भी कुछ ऐसा यदि हुआ हो कि हमारे अंदर आ गया कि जो अरे ये क्यों ऐसा करेगा, तो हमने अपना लिख दिया कहीं पे। लेकिन हमारे ऋषि जो बड़े आधिकारिक ऋषि सब हैं, जिनका जैमिनी जैसे लोगों का जो है वो बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, तो उनका ये क्लियर कट कह देना है कि नहीं, ऐसे जो भी आएंगे उसको वैलिड कभी न माना जाए। माना जाए तो बाद में मैंने जाबाली का भी कोट किया है, बाद में और जगह भी बहुत जगह ये स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। आदि शंकराचार्य का देखेंगे, वही एग्जैक्टली कहेंगे, श्रुति अनुसार अन्य स्मृति है प्रमाणम। श्रुति के अनुसार जो स्मृति है वही प्रमाण है। श्रुति के विरोध में, श्रुति मतलब वेद, उसके विरोध में कोई जाता है तो उसको कभी आप प्रमाण न मानिए। रामायण के कौन रचयिता थे? आज तो पूरी वाल्मीकि समाज है ना अपनी। जी जी। तो आज तो उनको भी लोग ऐसी कैटेगरी में ले आए हैं। हाँ, तो ले आए हैं, तो फिर रामायण के कौन रचयिता थे? जी। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी जो हैं, वो तो मल्लाह की पुत्री के पुत्र थे। सत्यवती कौन थी? मछुआरन। तो वो किसकी संतान है? उसके बाद जो लोमहर्षण है, जो पुराण को के सारे संपादक हैं, वो कहाँ से हैं? ये सब कोई एससी ग्रुप के हैं, कोई ओबीसी ग्रुप के हैं। आज की शब्दावली में आपके ज्ञान के रीढ़ को बनाने वाले जितने लोग हैं, वो समाज के सभी वर्गों के स्टॉलवर्ड्स हैं सारे।
तो हमने क्या किया है, तो इसको ढक दिया और उन चीज़ों को उभार दिया है जो सारी कुरीतियां है यूरोप का। यूरोप में विच ट्रायल होता था, विच ट्रायल का फेमस है, वो चुड़ैल मानते थे स्त्री को, समझ गए ना। अब वो हमें उपदेश देने लगा। अटॉर्नी जनरल थे फ्रांसिस बेकन, उनका स्टेटमेंट सब पढ़िए। तो वो जो बात उनकी थी ना, वो बात अब ढके कैसे जाए। ट्रेडिशन तो कुछ था नहीं। 16वीं शताब्दी तक तो 1900 वर्ष तक अंधकार एज कहते हैं, तभी तो रेनेसां की जरूरत पड़ी ना। राजा जो थे उनको वो खड़ा कर देते थे, जो चर्च के लोग थे। तभी तो वहां युद्ध शुरू हुआ ना, और युद्ध शुरू हुआ तो रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया। अब हम रिलीजन को धर्म बोलने लगे हैं। रिलीजन क्या है? रिलीजन तो ए सेट ऑफ कमांडमेंट्स, दैट इज रिलीजन। कि भाई ये गॉड का ये आदेश है, आदेश का पालन करो तो गॉड खुश होंगे। तो साथ में आसमान पे जब आप जाएंगे तो गॉड देखेंगे कि आपने उनके कमांडमेंट को फॉलो किया कि नहीं। यदि फॉलो किया तो आपको हेवन भेजेंगे, नहीं तो हेल भेज देंगे। ठीक है, दो ही तो चीज है। भारत में वही धर्म है क्या? धर्म का मतलब मूल जो दो अर्थ आप समझिए। धर्म का मतलब लॉ। धर्म के दो ही विग्रह हैं, धर्माय नियमः, धर्म एव नियमः। धर्माय नियमः का मतलब है कि जीवन के सारे जो कर्तव्य हैं वो आपके धर्म हैं। आप सुबह उठते हैं ना, तो सुबह से कुछ शारीरिक धर्म होते हैं ना। आपको प्रातः काल सब नित्य क्रिया करनी होगी, आपको अल्पाहार करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। ये सारे आपके धर्म हैं, ये कर्तव्य हैं। नहीं करेंगे तो आप सस्टेन नहीं करेंगे। ऐसे ही परिवार के कुछ धर्म होते हैं। मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो कुछ उनके प्रति कर्तव्य है हमारा। ऐसे समाज के प्रति कर्तव्य है, प्रकृति के प्रति कर्तव्य है, और देश के प्रति कर्तव्य है, मानवता के प्रति कर्तव्य है। ये सारे कर्तव्य है, इसको धर्म कहते हैं। दूसरा धर्म का क्या मतलब है? धर्म मीन्स लॉ, कॉस्मिक लॉ से लेकर स्टेट लॉ तक, कि जो ब्रह्मांड के नियम हैं कि पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से घूमेगी तो पृथ्वी का धर्म है, वो लॉ है। यदि पृथ्वी अपनी गति बदल दे तो हम सब चले जाएंगे। तो पृथ्वी नियम के अनुसार चल रही है, ये धर्म है। ऐसे ही प्रकृति जो है ऋतुएं बदल रही है, वो प्रकृति के नियम हैं। ऐसे ही हमारे देश के जो समाज के लोग हैं या ज्ञानी लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने देश कैसे चलाया जाए इसके नियम बनाए। तो नियम जो बनाए उस नियम को धर्म कहते हैं, समझे ना। तो नियम को धर्म कहते हैं। तो यहाँ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने मंदिर में बुला के राजा को खड़ा कर दिया और बोला कि तुमको अभी हटा देंगे? यहाँ धर्म का मतलब ही है कि जो देश का कानून है, और कोई यदि ज्ञानी है तो उसका भी अपना नियम है, तो सब उस नियम के दायरे में है। इसीलिए यहाँ तो कभी स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं कभी। तो इसलिए यहाँ धर्म का मतलब है कि जिस नियम से आप देश को चलाते हैं वो आपका धर्म है, और जो आपके कर्तव्य हैं वो आपके धर्म है। इसीलिए धर्मशास्त्र की अपने यहाँ पढ़ाई होती थी हजारों साल। तो धर्मशास्त्र की पढ़ाई होती तो क्या क्या पढ़ाते थे? आचाराध्याय है उसमें। आचाराध्याय का मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वहाँ से लेकर और इंडिविजुअल तक सबकी क्या ड्यूटीज है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कि देश के हेड ऑफ द स्टेट से लेके और इंडिविजुअल तक लॉ कहाँ काम कर, तो देश के जो कानून होंगे वो धर्म है। इसीलिए दूसरा अध्याय है व्यवहाराध्याय।
व्यवहाराध्याय का मतलब भी है ज्यूरिस्प्रूडेंस। व्यवहार का अर्थ आपको क्या पता है? बिहेवियर। बिहेवियर। ऐसा अर्थ है नहीं। व्यवहार का अर्थ क्या है? 3 वर्ड है इसमें। वी का मतलब अनेक प्रकार का, यानी विभिन्न। अब का मतलब है डाउट्स, संदेह, ठीक है। और हार का अर्थ है उसको दूर करना, हरण करना। तो वी का मतलब हुआ कि जीवन के जितने पक्ष हैं, वो घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो, ये सारे पक्ष हैं जीवन के। ये वी का मतलब हुआ। अब उसमें आपको संदेह हो गया। अब संदेह ये हो गया कि आपका घर है कहीं पे और कोई आके कह देगा कि ये तो घर मेरा है। अब बोले मेरे पास भी प्रूफ है। आप कहेंगे कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, तब उस विषय में संदेह हो। तो संदेह हो गया तो उसका निराकरण कैसे होगा? तो आप कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में जाएंगे तो उसका क्या होगा? सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके उसका निराकरण हो जाए, जजमेंट आ जाएगा। उसको कहते हैं हरण कर देना। उसके बाद संशय खत्म। अब या तो आपकी वो प्रॉपर्टी है या उसकी है। तो विभिन्न प्रकार के जीवन के जो पक्ष हैं, उसमें यदि संदेह हो जाए, उस संदेह के निराकरण के लिए जो कानून के द्वारा उस संदेह को दूर कर दिया जाए, उसको व्यवहार कहते हैं। वी नानार्थाव संदेह हरणम हार उच्यते, और नाना संदेह हरणाद व्यवहार इति कथ्यते। ये कात्यायन सूत्र का, ये स्मृति का ये डेफिनेशन है। तो राजा से लेकर और जज, कौन न्यायाधीश बनेंगे, कौन वकील बनेगा, कहाँ जो प्रोसेस पूरा होता है कि जैसे अभी आपका जैसे कोई आप केस फाइल करेंगे तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है ना। तो प्रोसीजर को अपने यहाँ पूरा प्रोसीजर था। वैसे ही भाषापात का मतलब रिटन कंप्लेंट, समझ गए ना। भाषापात के बाद उत्तरपाद, जब आप किसी की शिकायत करेंगे राइटिंग में तो वो उसको पूछेगा, अब सो कॉज नोटिस इशू करेगा कि अब आप जवाब दीजिए, आपके विरोध में इतने आपके आरोप लगाए गए हैं, उसको कहते हैं उत्तरपाद। और जब उत्तरपाद आ जाएगा उसका, तो वो जो एजेंसी है अब उसके आधार पे जांच शुरू करेगी। जांच शुरू करेगी, उसको कहा जाता है क्रियापाद। और जांच करने के बाद जितने तथ्य आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर जो न्यायाधीश हैं, वो न्यायाधीश जब अपना जजमेंट दे देंगे तो वो उसको कहते हैं सिद्धिपाद। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ना, इस आधार पे सारे जो नियम और पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था, जिसके आधार पे हजारों साल से आपको न्याय दिए जाते थे, तो उसको कहते हैं व्यवहार। आप समझ रहे हैं ना। तो व्यवहार शास्त्र का मतलब पूरी की पूरी न्यायपालिका। और तीसरा है प्रायश्चित्ताध्याय। जो प्रायश्चित्ताध्याय ये था कि गांव लेवल पे छोटी छोटी गलती हो जाती थी, तो गांव लेवल पे ही उसको निपटारा करना। कि किसी ने गलती कर दी छोटी, तो वहीं समाज के सामने बैठा के यदि लगता है थोड़ी बहुत सजा दे, तो वहीं पे सजा दे के उसको भी फ्री कर दिया, और समाज में फिर वो सिर उठा के रहने लगा। तो इससे क्या होता था? कोर्ट में कम मामला जाता था। ये जो, और उसको पूरा राइट था, उसको पावर था, जो आप गांव लेवल पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पूरा न्यायपालिका की व्यवस्था है, इसी को व्यवहार शास्त्र, फिर बाद में प्रायश्चित्ताध्याय यानी प्रायश्चित एरिया। तो अब आपको देखेंगे कि उस समय जज की क्या क्वालिफिकेशन थी। उस समय राजा जो थे, राजा जो अशिक्षित होते वो राजा बन ही नहीं सकते थे। वो क्वालिफिकेशन फिक्स था। हमारे आज के नेता की तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बाकी सब क्वालिफाइड होना चाहिए, वो केवल कुछ भी हो जाए। ये बहुत सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। अब भारतीय जनता को इस पे खड़ा होना चाहिए कि सबसे पहले जो लॉ मेकर है, सबसे पहले जो देश की समस्या का समाधान करने वाले हैं, उनकी योग्यता फिक्स हो। अपने ट्रेडिशन में, न्याय व्यवस्था में ये पूरी व्यवस्था थी कि राजा की इतनी क्वालिफिकेशन हो। वेद सबके लिए कंपलसरी था।
क्यों? क्योंकि कलेक्टिव विजडम जब आपका नहीं होगा तो आप क्या अन्याय करेंगे? आपको जीवन के सभी पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधीश के लिए पहला क्वालिफिकेशन है वेद का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे जितने उनके सभासद होते थे, दूसरे होते थे, सबके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स है। ये अंडरस्टैंड, एक लॉजिशियन होना चाहिए वहाँ पे जो एक लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, वो होना चाहिए। सबको मिला के ये सभासद होते थे और न्याय व्यवस्था में उनकी बात होती थी। और ये जो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेंगल रखा है, इसके बारे में क्या क्या बात कर दी, उनको पता है कि क्या है ये चीज। इसको अपने ट्रेडिशन में धर्म दंड कहते हैं। और भारत और यूरोप में मूल अंतर ये है कि यूरोप में हमेशा किंग सुप्रीम होता है। किंग के मुंह से जो बात निकल गई वो लॉ हो जाएगा। भारत में ये कभी नहीं रहा है। यहाँ लॉ मेकर जो है हमेशा ज्ञानी रहे। राजा कभी लॉ नहीं बनाते, राजा ज्ञानियों के द्वारा बनाए हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब वो राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, जब वो उनको सिंहासन पे बिठाते थे तो सभासद बिठाते थे। वेद में 10 बड़ा 13 बड़ा समिति का विधान है पूरा, बिठाते थे और 3 बार इस दंड से उनके सिर को टच करते थे और उनको कहते त्वम अपि दंड्योसी, इफ यू आर गोइंग टू वायलेट द लॉ यू कैन ऑल्सो बी पनिश्ड। भारत में कभी भी राजा जो बोलेगा वो फाइनल नहीं होगा। भारत में हमेशा धर्म प्रधान है। धर्म प्रधान का मतलब लॉ इज सुप्रीम, ऑल आर अंडर लॉ। समझ रहे हैं? वो राजा हो कोई भी हो, एक न्यायाधीश यदि गलत निर्णय देते थे तो उनके लिए भी था कि फिर इन ये गलत निर्णय दिया तो इन पे भी फिर चले, वो पेनल्टी हो। तो उसको लोग मजाक बना दिया। ये बताता है कि भारत में कोई इंडिविजुअल किंग सुप्रीम नहीं है। आज भी हमारी व्यवस्था में सब अंडर लॉ है, किसी को इम्पीच किया जा सकता है। आप यदि कोई जज है वो वायलेशन करे तो उसको इम्पीच कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति पे हो सकता है जी। भारत में शुरू से ये व्यवस्था रही है। इसका प्रतीक है ये दंड, आप समझ रहे हैं? ये तो ये दंड बताता है कि एवरीथिंग इज अंडर लॉ, इसीलिए उन्होंने इसको स्थापित किया है। जब वेस्टर्न काम लेते हैं तो वेस्टर्न का है कि एवरीथिंग इज किंग। ये तो थोड़े समय में वहां डेमोक्रेसी सब आई है ना, लेकिन पहले जो राजा बोलता था वो सुप्रीम था, वो कोई नहीं उसका खंडन कर सकता था। भारत में ये कभी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान का मतलब कानून प्रधान। यहाँ कानून सबसे बड़ा है और कानून को ज्ञानी और समाज बनाता है। हमारे भगवान राम है और कृष्ण है। राम और कृष्ण कभी कानून नहीं बनाए। राम और कृष्ण इसलिए बड़े हुए क्योंकि कानून का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन किया, इसलिए वो बड़े हैं हमारे। भारत में भगवान कभी कानून नहीं बनाए हैं, भारत में ज्ञानी ने कानून बनाया है, ऋषियों ने कानून बनाया है। और कानून के पीछे क्या था? आप मनु का फिर एक लाइन पढ़िए कि कौन कानून बना सकता है। विद्वद भी सेवितः सद्भी नित्य मद्वेष राग भी। वो विद्वान कानून बनाए जो राग द्वेष से परे है। विद्वद भी सेवितः सद्भी नित्य मद्वेष राग भी। राग और द्वेष जिसमें हो वो कानून बना ही नहीं सकता। और हृदय नाभ्यनुज्ञाता, और आपके हृदय को भी अपील करे। तो हृदय नाभ्यनुज्ञाता सधर्म तम निबोधत, वो धर्म है, इसको ठीक से समझो। ये मनु के स्टेटमेंट। तो धर्म जो है ना, इसकी इतनी दुर्व्याख्या हो गई है। अब धर्म की का ट्रांसलेशन रिलीजन कर दिया। अब रिलीजन कर दिया तो बोले कि जो ये सब एकदम कोई है, ये रिलीजन को नहीं स्टेट से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में वो चर्च आ गया उधर का। तो
ये सब इसलिए है क्योंकि अपने ज्ञान को जो पढ़ना छोड़ दिया ना, अपने ग्रंथ को पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए भारत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों लिखा यतो धर्मस्ततो जयः। अब कुछ जो लोग हैं ना वो इस पे बोले कि धर्म हटाओ, क्योंकि वो तो बुद्धू हैं, उनको धर्म का पता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों लिखा है तो धर्म। जहां लॉ रहेगा वहां ही सत्य हो, सत्य की विजय होगी, वहीं पे न्याय मिलेगा लोगों को। तो जहां कानून की व्यवस्था वहां जय, ये मतलब है वहां। ये नहीं कि आप 4 बार घंटी भी हिला दिया और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ले तो आप धर्म वाले हो गए। वो धर्म कहीं नहीं वो है, या आपकी पर्सनल ड्यूटी, पर्सनल आपकी इच्छा है कि आप किसकी पूजा करें किसकी ना करें, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड जो है वो धर्म है। तो ये बातें हमें ठीक से समझना चाहिए, और इसको अभी इस पे भी धीरे धीरे सबका ध्यान जा रहा है। सर, धर्म, रिलीजन और चर्च, इन तीनों को जोड़ के मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था, हाँ, तो बड़ा एक चल रहा था सैंटा वर्सेस सनातन। तो बहुत आज से पहले मैंने भी ये चीज़ें नहीं देखी। पहले तो लोगों ने ये शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पर रील्स चल रही थी, यसूदी बल्ले बल्ले जैसे गाने चला रहे हैं, ठीक है। फिर लखनऊ में एक जहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा था, वहाँ पे लोगों ने श्री कृष्ण के नारे, राधा वही कृष्ण करते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रहे हैं, और उनका पूरा मतलब जो भी फंक्शन था और जो भी सेलिब्रेशन था उसको भंग किया उन लोगों ने। और ऐसे जो इस्कॉन वाले वो श्रीमद् भागवत गीता का वो देते हैं, उसको किताब को नचा रहे हैं हाथ में, सेल्फीज बना रहे हैं, और मतलब कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो भक्ति भाव के चलते कर रहे हैं। फिर स्कूल में एक हिंदू संगठन के लोगों ने जाके क्रिसमस ट्री तोड़ दिया। बेचारे छोटे छोटे बच्चों ने फंक्शन की तैयारी की हुई थी, कैरल्स तैयार कर रखे थे, वो नहीं होने दिया। और जगह जगह एक इंदौर में हमने देखा कि जो स्विगी जोमेटो का कोई एक डिलीवरी बॉय था, वो सैंटा की ड्रेस में ड्रेस्ड अप था, उसकी ड्रेस उतरवा दी। तो हम हमेशा से देखते आए हुए थे कि सैंटा एक, जब सैंटा क्रिसमस डे में सैंटा कोई बन के आता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि सैंटा आएगा, गिफ्ट्स बांटेगा। तो क्या हमारा सनातन धर्म इतना मतलब इससे इन चीज़ों को भंग ना करे तो क्या छोटा हो जाएगा अगर कोई क्रिसमस डे मना लेगा, या कोई क्रिसमस डे पे सैंटा बन जाएगा? नहीं छोटा क्यों होगा, आज तक बना हुआ है क्योंकि व्यापक विचार वाला है। तो जो भी है हमारा जो धर्म है वो इन सब से बहुत ऊपर है, इसीलिए किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। लेकिन दिक्कत कई बार क्या होती है ना कि हम जो इस सार्वभौमिक विचार को लेके चलते हैं ना, तो ये विचार दूसरों का नहीं है, दूसरे अपने को एक्सक्लूसिव मानते हैं। ये एक बहुत बहुत ध्यान दे के समझने की बात है कि भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम मानता है। जी, बिल्कुल। ये हमारी 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 ज्ञान परंपरा है, और भारत शुरू से इस पे चलता रहा है, आज भी चल रहा है। G20 में हमने G20 का तो जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे देश से ही अभी जो है वो वन हेल्थ सिस्टम की बात शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने, कि जब हमारा पूरा पृथ्वी हमारी फैमिली है तो फिर सबका एक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, कोरोना के बाद खास करके। तो हमारा आज भी वही दृष्टि है, हमारी विदेश नीति भी आज वैसे ही चल रही है। लेकिन दो चीज को आपको जरा बारीकी से सोचना पड़ेगा। एक चीज ये है कि यहाँ सब पल्लवित पुष्पित हुए हैं। हुँ। यदि सबसे पहला चर्च भी केरल में ही बना था, समझ गए ना। और दूसरे धर्म के जो दूसरे आप कहिए मजहब या जो भी है, भारत में उनको शुरू से रिस्पेक्ट दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था शिकागो में कि मैं उस परंपरा को बिलोंग करता हूँ जिसने न दूसरे को केवल आदर दिया है बल्कि दूसरे को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया है। ये स्टेटमेंट तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो भारत के इस व्यापक विचार का बहुत लोगों ने दुरुपयोग भी किया है। ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि हमें इस विचार की भी रक्षा करनी है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए जो भी करे वो सब स्वागत योग्य है,
लेकिन वो करने में ये भी इंटेंशन ना हो कि भारत के इस विचार को ही कुंठित कर दें, क्योंकि मैकॉलियन एजुकेशन का ये भी एक मकसद रहा है। आप मोनियर विलियम की डिक्शनरी पढ़िए, अब वो संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी लिख रहे हैं, लेकिन भूमिका में क्या लिख रहे हैं? भूमिका में एक इतना बड़ा प्रोफेसर ब्रिटेन का, और वो भूमिका लिख रहा है कि मैं जो इंग्लिश डिक्शनरी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भारत में मुझे क्रिश्चियनिटी फैलाना है। तो आपको दोनों तरफ सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ हमारे मन में, हमारे बच्चों के मन में वो व्यापकता भी रहे, तो दूसरी तरफ उस व्यापकता और भोले भाले मन को कहीं एक्सक्लूसिव थॉट में न कन्वर्ट कर दे। समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूं, कि वो भी व्यापक वाले बने। और जो व्यापक वाला बनता है ना, वो दूसरे को जबरन लोभ दे के कन्वर्ट नहीं करता। भारत का कोई भी व्यक्ति आज तक किसी को कन्वर्ट नहीं किया। कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से विचार की दृष्टि से जो भी अपनाना चाहे ठीक है, लेकिन किसी को चॉकलेट दे देना, किसी को ये दे देना, किसी को मान लीजिए कोई आज हम गरीब हो गए और हमें कोई इसलिए फुसला रहा है कोई कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तो इसको भी बारीकी से देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो किसी प्रकार का भी जो नेगेटिव चीज़ करना ये भारत के जीन में नहीं है, लेकिन भारत सावधान नहीं रहा है पूरा, तो इसका बहुत लोगों ने दुरुपयोग भी किया है। तो दुरुपयोग भी नहीं होने देना है, लेकिन अपने विचार और अपने व्यवहार को भी ठीक बना के रखना है। इस विषय में ये मेरा सोचना है, क्योंकि मैंने मैकडोनल्ड का पढ़ा है। आप ये हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पढ़िए, ए मैकडोनल्ड की है। अब वो उसमें आप पढ़िए, आपको क्या लिखते हैं। एक जो अपने को स्कॉलर कह रहा है, वो व्यक्ति लिख रहा है कि जो वेद गरेरिये का गीत है, समझ रहे, वो लिख रहा है कि यहाँ के लोग असभ्य है। तो ऐसा भी तो ठीक नहीं है कि वहाँ का स्कॉलर जो है उसको भी तो ये सेंस रहना चाहिए कि आज जिस वेद और उपनिषद को उन्हीं के घर के बड़े बड़े फिजिसिस्ट जो हैं वो उसको पढ़ रहे हैं, जितना नाम मैंने बताया आपको, और उनके विचार को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उस टेक्स्ट को कह रहे हैं कि ये गरेरिये का गीत है, उस टेक्स्ट को कह रहे हैं कि ये सब अनसिविलाइज्ड लोगों का है। तो बिना भारत को समझे, भारत के इस विचार को समझे, आप इस तरह का स्टेटमेंट देना, भारत की ज्ञान परंपरा को एक तरह से डिमोरलाइज करने के लिए सारा एफर्ट करना, तो वो भी जो है ना, क्योंकि भारत में ही ये विचार है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकता है। आज तक किसी G20 में या G7 में किसी ने नहीं देखा होगा कि जो पूरी पृथ्वी मेरी फैमिली है। तो क्या भारत के इस विचार को रहने का अधिकार है कि नहीं मानवता के लिए? तो भारत का विचार कहीं ये भी एक्सक्लूसिवनेस में न पहुंच जाए, क्योंकि भारत के इस विचार, आप यहाँ तो छोड़िए, ऋग्वेद का यत्र विश्वम भवति एक नीडम, वो तो और आगे बढ़ते कहते पूरा ब्रह्मांड ही एक घोंसला है जिसमें हम सब साथ रहते हैं। तो ये सब हमारी चीज है। आज भी NEP में यही मूल चीज है कि भारत अपने ज्ञान को समझे, तभी भारत वैश्विक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। वैश्विक व्यक्तित्व का मतलब ऑल इंक्लूसिवनेस। तो इसको दोनों तरफ से देखना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को बचा के भी रखें, क्योंकि ज्ञान मतलब विश्व के लिए ज्ञान, मानवता के लिए ज्ञान। लेकिन यदि कोई सच्चे मन से किसी के प्रति भी रिस्पेक्ट रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुश्याम प्रजाए यो, सब वही है, तो जब सब वही है तो वो भी वही है।
इसीलिए हम उसको भी अपना परिवार मानते हैं। लेकिन इस विचार को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी डिसिप्लिन है। तो बिना किसी उधम मचाए हुए अपने विचार को ठीक से रखना, तार्किक पूर्वक रखना, बिल्कुल। और दूसरे को ये कन्विंस कराना कि ये विचार जो है आप भी इसको आगे बढ़ाएं, और भारत का जो औदार्य भाव रहा है दुनिया के प्रति शुरू से, जी। वो आपके यहाँ भी रहे। कुछ आप भी सीखें, कुछ हम भी सीखें, दोनों मिल के चलें तो बहुत अच्छा है। बाकी किसी भी प्रकार का उपद्रव जो है वो ठीक नहीं। ठीक नहीं है। और लोग बहुत प्रयास करते हैं अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में डालने की, चाहे कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की बात कर ले, क्वीन मेरीज की बात कर ले, सेंट मेरीज की बात कर ले। मैं खुद 5th तक ऐसे ही स्कूल में पढ़ी हूँ। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अभी चला, जब ये सेंटा वर्सेस सनातन चल रहा था, कि माता पिता से निवेदन है एक बार अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज की जगह आरएसएस की पोशाक पहनाएं, आपका पुत्र जोकर नहीं देशभक्त दिखेगा। ऐसे तो ये सब बात पे मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि ये सब मैं उतना, जो समझदार लोग हैं ये सब नहीं करेगा। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिवनेस कहीं नहीं रहनी चाहिए, कि हम किसी को भी अपने अंदर ले लें और फिर हम उसको एक्सक्लूसिव बना दें। भारत में तो ये नहीं है कि आप मंदिर जाएं तो भी ठीक है, ना जाएं तो भी ठीक है, भगवान को माने तो भी ठीक है, ना माने तो भी ठीक है। लेकिन दूसरे में है कि आप यदि नहीं मानेंगे तो हम बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब तो विचार संकीर्णता तो है ना। तो क्या आपको ये ठीक लगता है कि विचार संकीर्णता इन सब के बहाने मेरे हमारे बच्चों में आए? विचार संकीर्णता तो है ना, ये तो मानना पड़ेगा। वो व्यापकता नहीं है कि जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं वैसे वो भी वसुधैव कुटुंबकम बोलेंगे। हमारे यहाँ कोई ईश्वर की निंदा करे, ईश्वर को माने, और किसी भी को भी माने ना माने, कोई दूसरे को ही माने, तो भी हम एक टेबल पे बैठ के भोजन करते हैं। हमारे एक घर के अंदर में 4 मेंबर होते हैं, 4 विचार के होते हैं। तो ये हमारे विचार में ये क्षमता है कि हम जो नेगेटिव चीज है उसको भी हम अपना मानते हैं, जो पॉजिटिव चीज है उसको भी अपना मानते हैं, और सब मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो विचार है, इस विचार को नष्ट भी नहीं होने देना है, ये डिसिप्लिन है हमारा। इसीलिए वो भी ओपन हो। ओपन होने का मतलब ये है कि जो आपका जो रूल है, उस रूल में कोई फिट नहीं बैठेगा तो वो वहां से बाहर हो जाएगा। तो हम किसी को बाहर नहीं करते। तो जो ये व्यापकता है उनको वो सीखें, और वो व्यापकता उसमें आ जाएगी तो मुझे लगता है कि किसी को भी, आम आदमी को भी कोई नाराजगी नहीं होगी। लेकिन जब कई बार इंटेंशन दिखता है ना, कि कुछ कोरोना हुआ, कुछ छोटी छोटी चीज हुई, हमारे वनवासी संप्रदाय के लोग हैं, अब कहीं जाके किसी को फुसला रहे हैं, कहीं जाके किसी को कर रहे हैं, तो ये है भी इलीगल चीज और ऐसा दिखता है। तो उसको भी नहीं, उसके आड़ में उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये चीज बहुत गंभीर चीज है, और बाय हुक एंड क्रुक हमें दुनिया को हमें यही बना देना है। बाकी जो है सब शत्रु है, हमारी बात जो ना माने वो शत्रु है। ये विचार भी नहीं होना चाहिए। वो चारों तरफ आपका क्या चल रहा है देख ही रहे, सरकार किसी की, कोई क्या किया, टारगेट कोई और है। आप समझ रहे हैं ना। ये एक्सक्लूसिवनेस जो है ना, ये भारत में डोमिनेट ना करे। भारत ऋषियों का देश है, और भारत में एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा गया है जो केवल भारत के लिखा गया, पूरी दुनिया के लिए लिखा गया है। तो हम इस व्यापक विचार को भी बना के रखें,
ऐसा न हो कि हम सब एक्सक्लूसिव हो जाए, तो फिर तो लड़ाई चल ही रही है। देख रहे मिडिल ईस्ट में कोई दिन है जो लड़ाई नहीं चल रही है। 2 विश्व युद्ध लड़ चुके हैं, तीसरे के मुहाने पे खड़े हैं। तो ये कौन विचार है कि हर एक समय युद्ध पे ला देता है? भारत में तो सबसे ज्यादा भाषा, सबसे ज्यादा तरह के लोग, इतने प्रकार के मजहब और रिलीजन वाले लोग, फिर भी तो बड़ा सौहार्द से रह रहा है। छोटी मोटी घटना को छोड़ दीजिए। तो विश्व युद्ध लड़ने की स्थिति में तो भारत है नहीं। तो कौन ऐसा विचार है? विचार यही है कि हम सबको अपना मानते हैं। विचार यही है कि सबके सुख दुख में हम साथ हैं और सब मिल के चल रहे हैं। ये जो व्यापक विचार है, इसको भी कमजोर नहीं होने देना है, नहीं तो फिर दूसरे लोग जो हैं इसको भी युद्ध क्षेत्र बना देंगे, और बहुत समय तक बना के रखे थे। तो अभी हमारा एक बहुत शांत देश है, अभी हमारा आर्थिक दृष्टि से भी प्रगति चल रही है। तो जितने तरह के लोग हैं, सबका जो पर्व है, त्योहार है, सबको हम रिस्पेक्ट दें, सबको सम्मान दें, लेकिन उस व्यापक विचार को लूज किए हुए भी। सर, हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे आग लगवाई थी, और कोई कहते हैं 3 महीने तक वो चलती रही थी, कोई 6 महीने कहते हैं। हाँ जी। नालंदा विश्वविद्यालय की सब बात करते हैं, लेकिन वहीं पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे भी सेम इंसिडेंट हुआ था। आपको लगता है अगर वहाँ पे आग नहीं लगाई जाती तो हम अभी विश्व गुरु बन वो चुके तो थे ही, इसमें क्या डाउट क्या है? यदि 12वीं शताब्दी के बाद हम यदि दूसरे के अधीन नहीं हो गए होते, तो अमेरिका क्या है, भारत के तो 50% कोई देश नहीं रहता। वही नहीं है। विक्रमशिला भी नाम लेना आपने छोड़ दिया। विक्रमशिला है, नालंदा है, उदंतपुरी है। मुझे तो एक प्रोफेसर से बात हुई थी, वो काम भी कर रहे हैं उस पर। बल्लभी जो है वो है गुजरात में। और आपको पता है, मैं अभी डायरेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन एक बड़े ऑथेंटिक प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी उस पर। वो कह रहे हैं वहाँ तो यूनिवर्सिटी को स्त्री रन कर रही थी, स्त्रियां ही चला रही थी पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। तो वो तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में इस तरह की स्थिति हो गई। दोनों लोगों ने किया ना, एक तो इंस्टीट्यूट को फिजिकली तोड़ दिया। इसके कारण हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गए। हमारे जो जैसे साइंस की बात होती है, तो साइंस में तो एक सिस्टम होता है ना, आप ब्रेक कर देंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको करना। तो वो किया, बाकी देख रहे हैं कि रह रह के निकल रहे हैं सब कुछ। तो ये तो प्रमाण है, वो तो कितना छुपाएंगे आप। और दूसरा जो मानसिक आघात किया वो ब्रिटिशर्स ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो भारत को आज भी बहुत लोग चाह नहीं रहे हैं कि ये फिर से शक्तिशाली बने, क्योंकि भारत का शक्तिशाली बनने का मतलब एक्सक्लूसिवनेस का डोमिनेंस खत्म। भारत का शक्तिशाली बनना का मतलब ऑल इंक्लूसिवनेस। अब जो व्यक्ति हमेशा एक्सक्लूसिव रहना चाहता है, वो भारत को कभी भी शक्तिशाली नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमें उस वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाते रहना है। और हमारे देश का तो हमेशा वही प्रयास होगा कि जो 2 देश युद्ध कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे दोनों शांति जी। हम चाहेंगे कि हम उनको कितना अच्छा बना सकते हैं। हमारे तो गीता में है कि जब ज्ञान होता है ना जहाँ का, तो आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। भारत तो हमेशा चाहता है कि हम जैसे सुखी रहना चाहते हैं वैसे सभी सुखी रहें, और हम दुख नहीं चाहते तो फिर कोई दुखी ना। ऐसे भारत को डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए इस विचार, इस व्यवहार को हम बना के रखें, और यदि रखेंगे तभी मानवता का कल्याण है। नहीं तो तृतीय का चतुर्थ सब विश्वयुद्ध होता रहेगा। तो इसको लेके चलें, इसको बचा के भी रहना है और दूसरे को रिस्पेक्ट भी देना। ये बात। और सौभाग्य है ना, अब तो बिहार में रिवाइवल हो गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का। अब तो अब रिवाइवल जो भी हो रहा है, लेकिन अब इसी को उस रूप में आने में अभी बहुत टाइम लगेगा।
नींव तो रखी जा नींव तो रखी जा चुकी है, और हमें तो पूरी आशा है कि ऐसे ऐसे हम कई नालंदा यूनिवर्सिटी को लाएंगे और वही ज्ञान देंगे जिस ज्ञान में सर्व समावेशी ज्ञान है, जी सबको समावेश करके चले। और यही ऋषि, ये सब ऋषियों का निष्कर्ष है, समझ गए ना। इसलिए वेद को इतना महत्व देना चाहिए कि एक उसका मंत्र है अथर्ववेद का, जो नेशन वर्सेस राष्ट्र का जो एक थियरी है, ये कई लोग हमारे लोग जो हैं पॉलिटिकल थियरी में पढ़ाते हैं। भारत हमेशा राष्ट्र रहा है। देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था एक दूसरी चीज है, लेकिन थॉट वाइज भारत राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र और नेशन में एक डिफरेंस है। नेशन थियरी जो है ना, वो लैंग्वेज बेस्ड होता है, वो डोमिनेंस बेस्ड होता है। राष्ट्र जब होता है ना, उसका मूल उद्देश्य ही लोक कल्याण, सबको समाहित करने की भावना। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षा मुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्र बलमोजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्नम। जो जिसको हम ऋषि या ज्ञानी कहते हैं ना, वो कहते हैं जो हमारी जितनी तपस्या हो रही है, हम जितना प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास का एक ही लक्ष्य है, भद्रमिच्छन्त, लोक कल्याण। तो भारत का चिंतन लोक कल्याणकारी शुरू से रहा है। और लोक मतलब केवल इस भारत के बाउंड्री का लोक नहीं, लोक मतलब कम से कम पृथ्वी। अब पृथ्वी में केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति के भी सारे तत्व। अपने यहाँ लॉ जो था ना, वो केवल मनुष्य के लिए नहीं था। एक अंतिम करके अब कंप्लीट करते हैं कि जो सब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं, सिटीजन जिसको कहते हैं, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है केवल ह्यूमन बीइंग। भारत में हमेशा प्रजा है। प्रजा का मतलब होता है कि प्रकृति में जो कुछ भी है सब प्रजा है। इसीलिए आज लॉ बनने लगा है कि पेड़ मत काटो, पशुओं की हत्या न करो, ये न करो। ये नारद पुराण याज्ञवल्क्य स्मृति के जो मैंने बताया ना, जो पाक पारुष्य के बाद एक दंड पारुष्य है, किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, किसी के अंग को भंग नहीं करना है। और उसमें पशु भी है, उसमें पेड़ पौधे भी है। इसीलिए उस समय के लॉ का विधान है कि यदि आप पेड़ की शाखा तोड़ते तो आप पे क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। आप किसी पशु की हत्या करेंगे तो आप पे क्रिमिनल केस चलेगा। ये नारद स्मृति को तो जूरिस्प्रूडेंस का टेक्स्ट माना जाता है। अपने यहाँ आरंभ से लॉ है ऐसा कि आप मनुष्य तो छोड़ें, प्रकृति के किसी चीज को बिना किसी पर्पस के नुकसान न पहुंचाए, वो क्रिमिनल केस की कैटेगरी में है। तो ऐसे जो समाज जिसमें कि प्रजा का कॉन्सेप्ट आया कि प्रजा की रक्षा हो, राजा जो भी हो, लोकतंत्र से या प्रजातंत्र से, वो जितने हिस्से का राजा है उसकी ये ड्यूटी है, और उसके स्टेट में ये लॉ है कि वहाँ के पशु पक्षी मनुष्य और प्रकृति के जितने तत्व हैं सबकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी। तो आप समझ लीजिए कि क्या व्यापक विचार शुरू से रहा। ये हमारे लॉ का पार्ट था। यूरोप का तो प्रकृति को भोग का विषय मानते हैं, उसके लिए लॉ कहाँ था कभी। ये तो अभी 20वीं शताब्दी का सारा डेवलपमेंट है कि अब पेड़ को नहीं काटें, क्योंकि जब खतरा लगने लगा साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि एवरीथिंग इज रिलेटेड एंड डिपेंडेंट, तो अब पेड़ को काटेंगे तो आपका भी नुकसान होगा। हमारे यहाँ वेद के समय से पेड़ का उतना ही महत्व है जितना मनुष्य का महत्व है, नदी का पर्वत का उतना ही महत्व है जितना मनुष्य का महत्व है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्रकृति के सारे तत्वों की पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब उसका केयर करना, उसके प्रति ऑब्लाइज्ड होना, ये सारा मतलब है। उनको पता कहाँ था कि प्रकृति क्या चीज होती है। ये तो प्रकृति को केवल लेना 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 एक ही चीज है, उसी पे पूरी इकोनॉमी चलती है उनकी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज्ञान परंपरा है, आप सब पढ़िए। यहाँ कोई नहीं है कि कुछ और ना पढ़िए, सब पढ़िए, लेकिन इसको भी पढ़िए, इसको भी समझिए। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ये 2-3 साल पहले डिसीजन दिया कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, जीवंत प्राणी।
तो भारत में वेद के समय से हम हर एक चीज को जीवंत मानते हैं और प्रकृति को माता मानते हैं। हमारे लिए प्रकृति भोग का विषय नहीं है, हमारे लिए प्रकृति माता है। लेकिन बच्चा जैसे माता से हट करके या अपने सर्वाइवल के लिए लेता रहता है, वैसे ही हम अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति से ही लेंगे, लेकिन उतना ही लेंगे जितने में माता संकट में ना पड़े। तो माता और संतान, ये जो दो के बीच का जो रिलेशन है ना, यही रिलेशन हमारे यहाँ प्रकृति और मनुष्य के बीच का है। तो इन सब को हमें ध्यान में रखना है। आज यूएनओ वगैरह का भी यही सारा कॉल है कि आपको इस रूप में, या डीप इकोलॉजी मूवमेंट का जो सब चल रहा है यही है। तो कहने का मतलब 20वीं शताब्दी में जिन जिन चीज़ों को अत्यंत आवश्यक माना गया है, वेद वहाँ से शुरू करता है। तो जितनी चीज़ें हैं या जो समस्या है, इन सब को पहले से सोच के उसको एक सार्वभौमिक दृष्टि से उसका विश्लेषण करके उन चीज़ों की बात ऋषियों ने कही है, तो हमें उसको समझना चाहिए ठीक से, और मानवता की रक्षा करते हुए प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए। यही मैसेज है। सर, टू सम इट अप, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि सुधीर चौधरी ने एक शो किया था जिसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि जेएनयू को चलाने में जितनी कॉस्टिंग आती है उसकी जगह अगर मॉल हो तो उससे इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप जेएनयू के प्रोफेसर हैं, आप इस चीज़ को नहीं, मैं इसे 100% असहमत हूँ, क्योंकि जेएनयू एक बहुत बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और जेएनयू का इस देश को बिल्डअप करने में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के एक से एक छात्र हुए हैं, आज भी देश के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है। कई मंत्री दिया है, कई ब्यूरोक्रेट्स दिया है, बड़े बड़े जो लोग हैं जेएनयू से निकले हैं और उन्होंने देश की सेवा की है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा हल्का स्टेटमेंट है, क्योंकि जेएनयू में जो कुछ भी दिखाया जाता है उतना ही जेएनयू नहीं है। हम लोग बहुत समय से जेएनयू में हैं और जिस विचार को लेकर के वो ये सारी बातें कह रहे हैं, उस विचार से हम 2-4 हाथ भी करते रहे हैं और वैचारिक ढंग से हम युद्ध भी लड़ते रहे हैं। लेकिन जेएनयू में बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं और वो रात दिन अथक परिश्रम करके बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप बाहर से जेएनयू के ऐसे 2-4 लोगों को हाय करने वालों को के आधार पर यदि जेएनयू का विश्लेषण कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुचित है ये। आप जेएनयू आएँ, देखें कि आज भी वहाँ के अध्यापक जो हैं वो क्या मेहनत करते हैं, बच्चों के प्रति क्या भाव है उनका और वो किस तरह से बिल्डअप कर रहे हैं। आपने कभी उस पक्ष को नहीं दिखाया। मैं तो तब मुझे प्रसन्नता होती जब कौन-कौन रिसर्च हो रहे हैं, किस टीचर ने क्या-क्या किया है जीवन में, कैसे-कैसे स्टूडेंट प्रोड्यूस किया है। ये सारी चीज़ें हमारे एनुअल रिपोर्ट में जाती है। हमारा जो भी हमारे फैक्ट्स हैं वो जाते हैं, इसी के आधार पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तय होती है और सरकारी रैंकिंग तय करती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा था। और 90 अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप ढक के और 2-4% जो सब जगह होते हैं, ठीक है जेएनयू में थोड़ा ज़्यादा हो क्योंकि यहाँ के सेंसिटिव लोग ज़्यादा हैं। और कभी ऐसे हुए हैं कि राष्ट्र के विरोध में भी बात हुई है, संस्कृति के विरोध में बात हुई है। तो हम लोगों से ज़्यादा साक्षी कौन होगा? लेकिन इस रूप में कह देना कि जेएनयू के बदले मॉल खोल देते, ये बड़ी सतही विचारधारा है। मुझे लगता है उनको थोड़ा एक बार बैठना चाहिए और बैठ के थोड़ी हम लोगों से भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने से उनको पता चलेगा कि जेएनयू वो जितना जान रहे उतना नहीं है। जेएनयू बहुत कुछ है और जेएनयू ने एक आदर्श स्थापित किया है, एजुकेशन का मॉडल क्या होता है वो भी बनाया है। और हम लोग जो शुरू से भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं, हम लोग यहीं ग्रो किए हैं
और आज जो जेएनयू में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे पद हासिल किए हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और एक हमारी संस्कृति भी है वहाँ, जिस संस्कृति में भारत की जो वो ज्ञान धारा है, या जो भी सदाचार या जो भी एथिक्स, वो हमारे बच्चों में आप देखेंगे, और इसका प्रभाव औरों पे भी प्रभाव पड़ा है। तो इनको भी देखें, इनका भी विश्लेषण करें, और बहुत जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको भी मीडिया या सुधीर जी उतने ही गंभीरता से दिखाएं, जितना कि बहुत अधिक और चीज़ दिखाते रहते हैं। तो मेरा ये विषय है इस विषय में कि आप लोग रिक्वेस्ट करें कि उन विषयों पे भी कभी चर्चा कराएं, जिन विषय के लिए जेएनयू बहुत प्रसिद्ध है। और हम वहाँ पढ़ाते हैं इतने सालों से, तो हमें तो गौरव है कि हम जेएनयू में हैं और हम यहाँ पढ़ाते हैं। और जेएनयू कंट्रीब्यूट करता रहा है, अभी भी कर रहा है, और भविष्य में भी करेगा। तो मेरा यही इस विषय में विचार है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये संदेश हम उन तक एकदम पहुँचाएं। मेरा उनके प्रति बहुत आदर है, लेकिन इस विचार से मैं पूर्णतः असहमत हूँ, और मेरी इच्छा है कि वो संवाद करें, और संवाद के लिए मैं सदैव प्रस्तुत हूँ। ऑन दैट नोट हम इस पॉडकास्ट से थोड़ा विराम लेते हैं। सर के साथ हम कोशिश करेंगे पूरी सीरीज़ लेके आएँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। और सर ने अपने बेशकीमती समय से हमको इतना सारा समय निकाल के दिया, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं। और उस कृतज्ञता को ज़ाहिर करने के लिए मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मेरी और मेरे पूरे उत्तराखंड की तरफ से हमारी उत्तराखंड टोपी, जो आप हमें प्लीज़ पहन के भी दिखाएं दिशा। वाह वाह वाह, सही है, इस तरीके से। वाह। तो मैं 1 मिनट के लिए पहन ही लेता हूँ। जी 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 सर, इसमें ब्रह्म कमल है बना हुआ। वाह। तो आपकी इस टोपी से मुझे ये संदेश दिया गया है कि एक बार जाके ब्रह्म कमल का दर्शन करें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो समय निकाला, लेकिन आपने भी निकाला। और अच्छी बात ये लगी कि आपने शास्त्र के विषय को लाने का प्रयास किया, जो कि आज के समय में बहुत कम दिखता है। हमारा जो प्राण है, जो हमारी रीढ़ है, जिसके कारण हमारे देश की सब कुछ चीज़ें चलती है, वहीं कहीं अदृश्य हो गया। तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा पे आपने इतना प्रश्न पूछा, और बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना, और आशा है कि ये बहुत जगह तक बात जाएगी। और सुधीर जी को भी मेरा आप प्रणाम बोलें, और सुधीर जी को बोलें कि आदरपूर्वक उससे असहमत होते हुए संवाद के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और क्लिप्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अपवाद।